अध्याय 191। अभी अभी क्यूयू की बातें सबने सुनी थीं। हालांकि ऐसा करना सम्मान के लायक नहीं था, फिर भी यहाँ ज्यादातर लोगों ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यू मिलन की माँ तो बस एक नौकरानी थी और अगर वह जिंदा भी रहती तो भी एक तुच्छ नौकरानी ही रहती, मरने के बाद तो और भी। जी वुफेट की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, एक तलवार जैसी आभा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वह साफ तौर पर बहुत गुस्से में था। उसने क्यूई मिलियन को पहले भी देखा था और वह जानता था कि वह एक बेहद पवित्र और मासूम युवती है। हालांकि क्यूईयू के भयावह तरीकों ने उसके पवित्र और मासूम दिल को तबाह कर दिया था। झुओ चुआन ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से चिल्लाया, मैच शुरू हो। अगर यह शुरू नहीं होता तो किन यून पूरी तरह से क्रोधित हो जाता। वह अपना विवेक भी खो सकता था और पागल भी हो सकता था। इसलिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले ही उसके क्रोधित होने का बहुत बड़ा खतरा था। किन यून, मैं तुम्हें 3 बार में घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। क्यूयू घमंड से हंसा। उसने 2 सुनहरे तुरुप के पत्ते पकड़े और एक भयंकर चीते की तरह उड़ गया। उसने 2 तुरुप के पत्ते लहराए और उन्हें बलपूर्वक नीचे फेंक दिया। कई लोग खड़े हो गए और क्यूयू को देखने लगे जो बाहर निकलने ही वाला था। किन यून अभी तक निश्चल सा खड़ा था। उसने पलक तक नहीं झपकाई, मानो वह अंतहीन क्रोध में डूबा हुआ हो। क्यूयू के दौड़कर आने के बाद उसने 2 तुरुप के पत्ते उठाए और उन्हें नीचे पटकने ही वाला था कि अचानक एक अत्यंत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव सामने आया। क्यूयू के मुंह से एक करुण चीख निकली। उसके हाथों में सुनहरे तुरुप के पत्ते जोर से कांपने लगे और फिर हुआ ला की आवाज के साथ 2 चमकदार सुनहरी रोशनियां फूट पड़ीं। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। क्यूयू की मार्शल भावना अचानक फट गई। क्यूयू का मूल रूप से तीव्र और भयंकर हमला तुरंत गायब हो गया और उसकी मार्शल स्पिरिट फट गई, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। ये पंच छोटी मेलियान के लिए है। किन यू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गहरी आवाज में गुर्राहट की। उसमें से एक सुनहरी हड्डी जैसी आभा निकली और उसने क्यूयू के मुंह पर जोर से हमला किया। सम्राट क्यूई, जो शराब पी रहे थे, अपनी कुर्सी से उठे और झंडों से घिरे प्रशिक्षण मैदान की ओर तेजी से बढ़े। यह मुक्का छोटी मेई की माँ के लिए है। किन यू ने गुर्राते हुए क्यूयू की नाक पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक धंस गई। अब बस इतना ही बाकी है कि मैंने तुम्हें उस अपमान के लिए पीटा है जो नन्ही मिलियन ने इतने सालों तक तियान की साम्राज्य में सहा है। किन यू गुस्से से चिल्लाया। उसकी मुठियां, जो सुनहरी हड्डियों की ऊर्जा से भरी हुई थीं, पागलों की तरह क्यूयू के शरीर से टकराईं। उसकी मुठियों में हवा किसी उग्र जानवर की दहाड़ की तरह गरज रही थी। किन यून की मुठियां मानो उसके अंतहीन गुस्से को उगल रही थीं और वे पागलों की तरह गड़गड़ा रही थीं। एक के बाद एक धमाकेदार धमाके हो रहे थे। क्या हो रहा है? किन यून, तुमने कौन सी राक्षसी कला का इस्तेमाल किया? जल्दी से झंडों की कतार को अलग करो। सम्राट तियानकी ने झुओ चुआन पर गरजते हुए कहा। वह भी झंडों की इस भयानक कतार को तोड़ नहीं पा रहा था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। मैं झंडों का समूह नहीं हटा सकता। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे लड़ नहीं लेते। झुओ चुआन ने उदासीनता से कहा। क्यूयू ने मेलियान की मां के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया था, इसलिए झुओ चुआन को उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। उसे तो ये भी लगा कि क्यूयू ने बहुत खूबसूरती से लड़ाई लड़ी थी। सम्राट तियानकी की आंखें चिंता से लाल हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्यूयू, जिसके हाथ में मूलतः जीत थी, अब हिंसक रूप से पीटा जा रहा था। केवल वही नहीं, यहाँ तक कि जियो यांगलोंग, किन जिंगफेंग, ड्यूक ऑफ यांग शियू और जियो युएलन भी, जो मार्शल आर्ट क्षेत्र के बाहर थे, किन यून से स्तब्ध थे। हॉल में भी स्तब्ध कर देने वाली चर्चाएं चल रही थीं, क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि अभी क्या हुआ था। किन यून ने किसी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। हालांकि उसने जो साधना की थी वह थी काली सोने की हड्डी। उसमें पहले से ही भयानक मात्रा में शक्ति समाहित थी। उसकी विस्फोटक मुट्ठी निर्दयता से क्यूयू के शरीर की हर हड्डी पर पड़ी, जिससे एक जोरदार बैंग बैंग ध्वनि गूंज उठी। मैंने तुम्हें छोटी मेलियान को परेशान करने दिया। किन यू अपने दिल में दहाड़ा और तेज गति से ऊपर नीचे मुक्के मारने लगा। सबकी नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत मुक्के लगातार क्यूयू के शरीर पर पड़ रहे हों। क्यूयू की हड्डियां जगह जगह से टूट गई थीं और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। सबने किन यून की मुट्ठी की ओर देखा, जिसमें कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, और चुपके से ठंडी सांसें लीं। उनके सिर सुन्न हो गए। किन यू ने 8वें स्तर के मार्शल बॉडी वाले क्यूयू को हराने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ही अकल्पनीय और अजीब था। मैं हार मानता हूँ, क्यूयू बड़ी मुश्किल से चिल्लाया। उसकी आवाज कमजोर थी। किन यू ने भी तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। हालांकि उसका आखिरी मुक्का बेहद शक्तिशाली था। इससे क्यूयू तियानकी के सम्राट की ओर उड़ गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। झुओ चुआन ने जल्दी से अपना झंडा वापस ले लिया और किन यून के पास खड़ा हो गया। पिताजी, शाही पिता, मेरी जुड़वा मार्शल आत्माएं चली गईं, मेरी मौलिक ऊर्जा चली गई, मैं खत्म हो गई। वो क्यूयू का मुंह खून से भर गया और वह हताशा में सिसकने लगी। किन यून, तुमने कौन सी राक्षसी कला का इस्तेमाल किया? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सम्राट तियानक्यू इतना क्रोधित हुआ कि उसका मोटा चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें क्रूर हो गईं। मार्शल भावना खोने का मतलब था कि वह एक अपंग है। डू गुई ने उदासीनता से कहा। उसने एक प्रबल मानसिक ऊर्जा आक्रमण का प्रयोग किया। यह आत्मा को एकाग्र करके मारने की महारत का चरण है। टेलीपैथिक विचारों के माध्यम से क्यूई रूपांतरण, मन की ऊर्जा का उपयोग करके संघनित होकर आत्मा शरीर पर आक्रमण करना। क्यू ने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया और मानसिक बल के हमले से भी बचाव किया।
उसकी मार्शल स्पिरिट अभी अभी वज्र बनी थी और अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन उसने अपनी कमजोर मार्शल स्पिरिट को एक स्पिरिट किलिंग मास्टर के सामने उजागर कर दिया। यह वाकई बेवकूफ़ी है। हालांकि किन यू का आंतरिक युवान नष्ट हो गया है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बेहद मजबूत है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। हर किसी को तुरंत याद आ गया कि कैसे किन यून ने थरी जुबान अकादमी में अपनी मानसिक शक्ति का परीक्षण करते समय एक भयानक मानसिक धारणा प्रदर्शित की थी। डू गुई ने व्यंग्य किया, मार्शल स्पिरिट्स आंतरिक ऊर्जा का आधार हैं। जब उसने अपनी कमजोर और नाजुक मार्शल स्पिरिट को उजागर किया तो किसी की मानसिक शक्ति ने उसे नष्ट कर दिया। उसकी आंतरिक ऊर्जा इसी वजह से मर गई। सम्राट क्यू कांपते हुए क्यू यू को गले लगा रहे थे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर उन्होंने किन यून को घूरा। उनकी हत्या की मंशा ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी और किन यून को घेर लिया। मुरोंग डेरिन हंसा और बोला कि यू बहुत ज्यादा दिखावटी है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि उसमें जुड़वा मार्शल स्पिरिट्स हैं। उसे इतना घमंडी होने के लिए किसने कहा था कि वह अपनी मार्शल स्पिरिट को उजागर करके एक स्पिरिट किलिंग मास्टर पर हमला करे? ये तो बस एक अंडे से पत्थर पर वार करने जैसा है। सच में बेवकूफ, अब तक जिंदा रह पाना, भगवान ने हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। सम्राट क्यूई शांत हॉल में हत्या के इरादे से भरा हुआ था, फिर भी वह मुरोंग डेरिन की हंसी सुन सकता था। हर कोई अपने दिल में उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मुरोंग दारिन, हुओ जोंग और बाकी लोग इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि किन यून की मानसिक शक्ति कितनी मजबूत थी, इसलिए वे शुरू से ही बहुत शांति से देख रहे थे। सम्राट क्यूई गुस्से से लाल हो गया। उसने मुरोंग दारिन को चाकुओं जैसी तेज हत्या की नीयत से देखा। किन यू जानता था कि मुरोंग दारिन बेहद साहसी है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह फिर भी मुस्कुराते हुए कहेगा, सम्राट तियानकी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? जल्दी से अपने बेटे को उठाए और जाकर उसका इलाज कीजिए। शायद इससे वह कुछ और साल जी पाएगा। वह सचमुच इतने ही हुनर से मेरे भाई यूं से एक औरत के लिए लड़ना चाहता है? क्या उसे सचमुच अपनी हदें नहीं पता? यह सही है, उसके मरने के बाद उसके शरीर को जला देना ही बेहतर होगा, क्योंकि इतने सारे बुरे काम करने के बाद लोग उसके शरीर को ढूंढकर उसे कोड़े मारने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा कहकर उसने पकवान का एक कौर उठाया और उसे बड़े चाव से चबाने लगा। सभी को लगा कि अगर कोई साहस की मार्शल स्पिरिट है तो यह निश्चित रूप से उनकी मार्शल स्पिरिट थी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें याद रखूंगा। सम्राट तियान क्यू एक और व्यक्ति था जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहता था। सुनो, मेरा नाम मुरोंग डेरिन है। मैं एक दयालु और धर्मी व्यक्ति हूँ। मुरोंग डेरिन बेतहाशा हंसा। ठीक है, बड़े मालिक मुरोंग, है ना? मैं इसे याद रखूंगा। जैसे ही सम्राट तियानकी ने बोलना समाप्त किया, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुरोंग डेरिन जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि सम्राट क्यू ने उसे बड़ा मालिक कहा था। उसने एक और बड़े आदमी को धोखा दिया था, जो उसके लिए लंबे समय तक शेखी बघारने के लिए काफी था। भीड़ हंसना चाहती थी, पर खुद को रोक नहीं पाए। ये सम्राट तियानकी थे, जो मार्शल दाव क्षेत्र के साधक थे। वे उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे, नहीं उनमें ऐसा करने की हिम्मत थी। सम्राट तियान क्यू ने अपने आदमियों को क्यूयू को ले जाने का आदेश दिया, जबकि वह खुद वहीं रुक गए, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि क्या भविष्य में कोई ऐसा है जो किन यून को हरा सकता है। जब जियाओ युएलन ने किन यून को जीतते देखा तो वह गर्व से भर गई। उसने जियाओ यांगलोंग की ओर देखा और मजाक उड़ाया, राजकुमार तियान जियाओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि किन यून मेरे लायक नहीं है? अगर यू काय कुत्ता जिंदा होता तो किन यून के सामने वह सिर्फ एक मरा हुआ कुत्ता होता। मुझे कहना होगा, तुम सचमुच एक नीच इंसान हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह और जियाओ यांगलोंग एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके थे और भीड़ को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जियाओ युलान के व्यवहार से ये स्पष्ट था कि वह सचमुच जियाओ यांगलोंग से नफरत करती थी। जियाओ यांगलोंग जियाओ युएलन और उसकी मां की लाशें बेचना चाहती थी। अगर उसे जियाओ यांगलोंग से नफरत न होती तो यह अजीब होता। आत्मसंतुष्ट मत हो, जियो यांगलोंग ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने किन जेंग फैंग की ओर देखा और पूछा, राजकुमार तियानकिन, क्या आप किन यूं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? जियो यांगलोंग को चिंता थी कि किंग जेंगफेंग सोचेगा कि उसका भी हाल क्यूयू जैसा हो जाएगा और वह एक बेकार कुत्ता बन जाएगा और क्यूयू के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने और उसकी मां ने युवराज और महारानी बनने के लिए कितने ही बुरे काम किए थे, और तो और अब वह सिंहासन पर बैठने वाला है। यहाँ तक कि अगर किन जेंग फैंग ऊपर नहीं जाना चाहता था तो उसे मुरोंग डेरिन द्वारा उकसाया जाएगा। इसके अलावा वह हमेशा किन यून के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून की वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा अगर वह किन यून को हरा देता तो तियान किन साम्राज्य में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती। वे पुराने अनुचर जरूर उसका और भी ज्यादा समर्थन करते। किन यून की मौजूदा चमक ने किन जेंगफेंग को पूरी तरह से ढक दिया था। आज की सगाई की पार्टी का केंद्र बिंदु वही था, इसलिए उसे किन यून को हराना ही था। मुझे उसे समझाना ही होगा कि तियान किन का सम्राट बनना मेरा भाग्य है। मैं न केवल उसे हरा दूंगा, बल्कि आज राजकुमारी युलैन के साथ अपनी सगाई भी पूरी करूंगा। किन जेंग फैंग ने धीरे से अपना सुनहरा वस्त्र उतार दिया। उसके चेहरे पर भाव ठंडे थे। आज उसकी शादी तियान किन पैलेस के मुख्य हॉल में हो रही थी। फिर भी वहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही थीं जिनके कारण उसे बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। अब वह अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल अपनी ताकत का ही उपयोग कर सकता था। किन जेंगफेंग युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ और किन यून को गर्व से देखा। तुम मुझसे जरूर हार जाओगे।
मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम जियाओ युएलन के लायक नहीं हो, तियानकिन के युवराज के लायक तो बिल्कुल नहीं। क्या वह मुझसे शादी करने के लायक नहीं है? तुम जो भी कहती हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं उससे शादी करूं। तुम किन्यू से बड़ी हो तो क्या हुआ अगर तुम उसे हरा सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकती हो? जियाओ युलैन ठंडी हंसी, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। किन जेंगफेग मन ही मन बहुत क्रोधित था। वह अपना गुस्सा सिर्फ किन यून पर ही निकाल सकता था। किन यून बहुत शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके दिल में इस मैच को बहुत महत्व था। किन जेंगफेग को हराकर ही वो पूरी तरह से गर्व से खड़े हो पाएंगे। अध्याय 192। किन जेंगफेग को हराना किन यून के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उस समय महारानी ये और उनके समूह ने किन जेंगफेग को ऊंचा उठाने के लिए किन यून और जी किरो पर हमला किया था। इसके कारण उनकी आत्मा की शिराएं छीन ली गई थीं। महारानी ये और उनके गिरोह ने किन जेंगफेग में बहुत निवेश किया था। अगर वह उसे नष्ट कर देता तो उन्हें पता चलता कि दर्द क्या होता है। किन जेंगफेग ने शांतचित्त किन यून को देखा और न जाने क्यों उसका मन कमजोर पड़ गया। उसने तुरंत कहा, किन यून, तुम 7वें स्तर के मार्शल बॉडी पर हो जबकि मैं 8वें स्तर पर हूँ, इसलिए हमें इस मार्शल प्रतियोगिता में हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत है। आखिरकार हथियार ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। उसने उसे अच्छी तरह से पहना था, लेकिन उसने एक लंबी तलवार भी निकाली थी जो नीली रोशनी से चमक रही थी। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि तलवार की गुणवत्ता कम नहीं थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के एक शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह वही नीली पवन तलवार नहीं है जो किन जेंग फैंग को नांगोंग से मिली थी? यह एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति है। किन जेंग फैंग ने कहा था कि वह मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हथियारों का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका हथियार एक उच्च श्रेणी का आत्मा हथियार था। किन यून के हथियार के बारे में तो सभी जानते थे कि वह एक निम्न श्रेणी का आत्मा खजाना था। जाहिर है उसके पास सबसे ज्यादा बढ़त थी। किन यून को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने अपना विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा निकाल लिया। उनका विशाल राजा स्पिरिट हैमर उच्च गुणवत्ता वाले बोन स्टील से बना था। इसके अलावा इसे प्लेटिनम के विशाल मार्शल स्पिरिट के साथ जोड़ा गया था और इसमें 4 स्पिरिट शिलालेख थे। यह एक मध्यम गुणवत्ता वाली स्पिरिट कलाकृति थी, लेकिन कुल मिलाकर इसे एक उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट कलाकृति माना जा सकता था। किन जेंगफेग ने जब किन यूं को विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा निकालते देखा तो वह आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसे लगा कि उसके हाथ में मौजूद उच्च स्तरीय आत्मा तलवार किन यूं के हथौड़े से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। महारानी ये के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में बर्फ की तरह ठंडी हत्या की नीयत थी, मानो वे किन जेंगफेग को किन यूं को मार डालने का इशारा कर रही हूँ। क्या सब कुछ तैयार है? 1, 2, 3 शुरू। झुओ चुआन ने ध्वज समूह सक्रिय करने के बाद प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। किन जेंगफेग में 6 आत्मा शिराएं थीं और उनकी युद्ध शक्ति हमेशा से एक रहस्य रही थी। कुछ लोगों का अनुमान था कि उनकी युद्ध शक्ति एक पौराणिक युद्ध शक्ति थी। किन यून को किन जेंगफेग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि दूसरा पक्ष अभी अभी 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंचा है, इसलिए उसने दूसरे पक्ष की वास्तविक ताकत का अंदाजा लगाने के लिए शुरू से ही रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी। किन जेंगफेग किन यून को हराने के लिए बेचैन था। अपनी शानदार चाल ढाल के साथ आगे बढ़ता हुआ वह हवा के तेज झोंके की तरह किन यून की ओर तेजी से उड़ रहा था। उसके हाथ में पकड़ी तलवार भी हवा में लहरा रही थी। जैसे ही तलवार आगे बढ़ी, एक नीली रोशनी चमक उठी और दर्जनों तलवारें एक पंक्ति में निकल पड़ीं। वे चारों दिशाओं से आ रही थीं, जिससे किन यून के लिए बच पाना नामुमकिन हो गया। किन यून, जो चकमा देने ही वाला था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन जेंगफेग की तलवारबाजी इतनी गहरी और तेज होगी। उसके लिए बचने की कोई जगह नहीं थी। दर्जनों नीली तलवारें सभी दिशाओं से किन यून पर वार कर रही थीं। किन यून ने जल्दी से विशाल राजा आत्मा हथौड़ा लहराया और उसी जगह चक्कर लगाया। साथ ही उसने सुनामी तकनीक का इस्तेमाल करके दृश्यमान प्रघात तरंगें उत्पन्न की, जिनमें आत्मा एकाग्रता की शक्ति भी समाहित थी, ताकि किन जेंगफेग के दिमाग पर हमला किया जा सके। हुश हुश हुश। किन यून ने अपनी सुनामी तकनीक का प्रयोग किया और उसे विशाल राजा आत्मा हथौड़े के माध्यम से छोड़ा। धातु की हड्डी की शक्ति से उत्पन्न विस्फोटक आघात तरंगे तट की ओर आती ज्वार की लहरों जैसी थीं। इससे एक चौंकाने वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई। किन जेंगफेग की तलवारें हवा में लहराने लगीं। हैरानी की बात ये थी कि वे कोई नकली तलवारें नहीं, बल्कि असली तलवारें थीं। उस तलवार के अंदर एक भंडारण स्थान है। उसके अंदर कई तलवारें हैं जिन्हें कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। जी वुफेग को रहस्य समझ में आने के बाद उसने कहा। अचानक सभी लोग प्रबुद्ध हो गए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इस आदमी की तलवार बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसकी तलवार इतनी शक्तिशाली है कि इससे निपटना मुश्किल है। किन जेंगफेग ने एक बार फिर तलवारों की कतार को नियंत्रित किया। तलवार आगे पीछे नाच रही थी और बेहद परेशान करने वाले अंदाज में किन यून पर वार कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पास जाए और उसे पता चल गया कि सुनामी तकनीक बेहद भयानक थी। किन जेंगफेंग की तलवार से निपटना आसान नहीं था। अभी वह अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल हमला करने के लिए नहीं कर सकता था, क्योंकि किन जेंगफेंग निश्चित रूप से तैयार होगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किन जेंगफेंग की क्यूई इतनी मजबूत नहीं थी। ज्यादा घमंड मत करो, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है, किन जेंगफेग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इससे पहले उसने जांच पड़ताल करके बताया था कि किन यून न तो किसी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता था और न ही धातु की हड्डियों की शक्ति का, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि किन यून में सचमुच कोई आंतरिक युवान ऊर्जा नहीं थी। वह इतनी साधना केवल अपनी प्रबल मानसिक शक्ति के कारण ही कर पाया था।
उसे बस अपने सिर और मार्शल स्पिरिट की अच्छी तरह से रक्षा करने और मानसिक बल से चोट से बचने की जरूरत थी। आमतौर पर 8वें स्तर का एक मार्शल बॉडी एक वायु कवच बनाता है जो उसके सिर के नीचे से बहता है। फिर वह अपनी आंतरिक शक्ति से अपनी मार्शल आत्मा को लपेट लेता है और मानसिक शक्ति के हमले से बचाव करता है। किन जेंगफेंग ने सारी तलवारें एक तरफ रख दी और मूठ पकड़ते हुए चिल्लाया। उसके हाथ के पिछले हिस्से की नसें अचानक उभर आईं, मानो अंदर कोई भयानक शक्ति घूम रही हो। स्विश! किन जेंगफेंग ने अचानक अपनी तलवार लहराई और एक बड़े जाल की तरह किन यू पर बड़ी मात्रा में सुनहरे बिजली के सांपों को बरसाया। ये तलवार क्यूई थी। ये शक्तिशाली तलवार क्यूई, गरज और बिजली के साथ मिलकर बनी थी। ये थंडर स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट है। जब जी वुफेंग ने इसे देखा तो वह डर के मारे चिल्लाया। किन यून ने घनी बिजली की तलवारों की किरणों को देखा। वह घबरा गया और वहीं खड़ा रहा, हिल भी नहीं सका। अज़ज़ज़ज़ज़! बिजली की तलवार की किरण ने किन यू के शरीर को घेर लिया और एक तेज विद्युत ध्वनि उत्पन्न हुई। बिजली के सांप उसके शरीर के चारों ओर ऐसे नाच रहे थे मानो कहर बरपा रहे हों। किन यून का चेहरा दर्द से भर गया और उसकी त्वचा तन गई। उसके शरीर में बिजली और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट होने लगी, जिससे उसके शरीर में दर्द और झुलसन पैदा हो गई। किन जेंगफेंग जोर से हंसा। वह तुरंत दौड़ा नहीं, बल्कि दूर से ही एक और तलवार की किरण छोड़ी। इस बार ये बिजली जैसी तलवार की किरण थी जो किन यून के डेंटियन पर तेजी से और धमाके के साथ लगी। हुआ! लोगों ने जोर से चिल्लाया जब उन्होंने देखा कि किन यून उड़कर ध्वज समूह की पारदर्शी दीवार से टकरा गया। फुसफुसाहट की लहरें उठीं। धुएं से निकलते हुए किन यून की त्वचा लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल जल जाएगी। ये कहना जरूरी था कि किन जेंगफेंग बेहद सतर्क थे। उन्होंने पास जाने से परहेज किया और अपने हाथ में तलवार लेकर एक और बिजली तलवार क्यूई छोड़ी। इस बार किन यून जोर से दहाड़ा। उसने विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा हाथ में उठाया और बिजली का एक बोल्ट हथौड़े के सिर पर मारा। किन जेंगफेंग के हाव भाव एकदम बदल गए। उसे अपने पिछले 2 हमलों के पीछे की ताकत का पूरा अंदाजा हो गया था। 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र का कोई मार्शल कलाकार भी ऐसे हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि न केवल किन यू खड़ा हुआ, बल्कि उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। किन यू ने अपनी काली सूर्य जैसी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल करके एक रहस्यमयी और भयानक शक्ति का संचार किया जिसने उसके शरीर में प्रवेश करने वाली बिजली की तलवार की किरणों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर उसने एक सक्शन बल का इस्तेमाल करके किन जेंगफेंग की तलवार क्यूई को विशाल राजा आत्मा हथौड़े में खींच लिया। किन जेंगफेंग ने जल्दी से कुछ और बिजली तलवार किरणों को गिरा दिया, लेकिन तलवार की सभी किरणें किन यू के विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा द्वारा अवशोषित कर ली गईं। किन यून के हथौड़े का क्या हुआ? वह इतनी भयानक बिजली जैसी तलवार की आभा का सामना कैसे कर सकता है? इसके अलावा इसमें एक चूषण बल भी है। क्या विशाल राजा आत्मा हथौड़े में इस तरह की शक्ति है? कई लोग गुओ चेंग की ओर देखने लगे। गुओ चेंग तियान जुआन मार्शल स्कूल के उप प्राचार्य थे और विशालकाय राजा स्पिरिट हैमर भी उनकी विरासत का खजाना था। गुओ चेंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा में इस तरह की क्षमता नहीं है, उसे इसे खुद जोड़ना चाहिए था। किन जेंगफेंग क्रोधित हो गया और उसने दूर से हमला करना बंद कर दिया। वह आगे बढ़ा और किन यून पर वार कर दिया। हर बार जब वह अपनी तलवार से वार करता तो तलवार से बिजली का कट फूट पड़ता। अगर किन यून बच भी जाता तो भी बिजली की किरणों से वह घायल हो जाता। उसे एक सुन्न कर देने वाला दर्द महसूस होता। किन जेंगफेंग ने किन यून की ओर देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ तेज और भयंकर वार करते हुए कहा, तुम कुछ खास नहीं हो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके हाथ में उच्च श्रेणी की आत्मा तलवार अचानक बिजली की तरह चमक उठी, जिससे आसपास के लोग अंधे होने से खुद को बचाने में असमर्थ हो गए। विंग! किन जेंगफेंग की नीली आत्मा तलवार एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ कंपन कर रही थी। तलवार का शरीर अनगिनत बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ था, मानो वे बिजली पैदा कर रहे हों। बिजली के धागों से ढकी प्रचंड हवा की लहरें उठ रही थीं। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने किन यून के दाहिने हाथ पर तलवार से वार किया। वह किन यून के हाथ में मौजूद विशाल राजा आत्मा हथौड़ा तोड़ना चाहता था। किन यून ने जल्दी से ब्लैक सन इनर क्यूई को विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा में प्रवाहित किया और नीचे उतरती तलवार पर प्रहार किया। तलवार और हथौड़े की टक्कर से तेज रोशनी और जोरदार विस्फोट हुआ। एक तेज रोशनी की चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। तियान किन महल का मुख्य हॉल भी आसमान से गिरती धूल से कांप उठा। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, किन यून की दाहिनी आस्तीन टूट गई और तो और उसकी त्वचा फट गई और खून बहने लगा। टकराना! किन यून का विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा उड़ गया। वह बहुत दूर जाकर गिरा। सब लोग हैरान थे। किन जेंगफेंग की तलवार की चाल अभी अभी बहुत भयानक थी। हो शिंगफेंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, ये कबीले की थंडर स्वॉर्ड आर्ट है, एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी लोक मार्शल आर्ट। किन जेंगफेंग ने इसका प्रारंभिक स्तर तक अभ्यास किया है। झुओ चुवान का चेहरा सदमे से भर गया जब उसने कहा, ये कैसे संभव है? निम्न पृथ्वी क्षेत्र मार्शल आर्ट के लिए कम से कम 9वें स्तर के मार्शल बॉडी की आवश्यकता होती है। इसे करना आसान नहीं है, नहीं इसे समझना आसान है। जियो यांग लॉन्ग ने कहा, थंडर स्वॉर्ड आर्ट वाकई अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस किन अभी इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। यह वाकई अद्भुत है। पृथ्वी लोक की मार्शल आर्ट जुआन रैंक की मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा कीमती थी। किताबों में भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सिर्फ मार्शल दाव लोक के लोग ही इसे सुरक्षित रूप से सीख सकते थे। जहां तक किन जेंगफेंग की बात है तो वह पहले ही पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट्स में छोटी सफलता के स्तर तक पहुंच चुका था।
ये स्पष्ट था कि उसने इसे बहुत पहले ही सीखना शुरू कर दिया था। युद्ध क्षेत्र के सभी बूढ़े लोग आश्चर्यचकित थे। उनमें ब्लू स्पिरिट पैलेस के बुजुर्गों की कोई कमी नहीं थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के आमतौर पर अभिमानी शिष्य अब किन जेंग फेंग के प्रति प्रशंसा से भर गए थे। किन जेंग फेंग अपनी तलवार थामे गर्व से खड़ा था। उसकी आंखों में बिजली की किरणें नाच रही थीं और उसके होंठ व्यंग्यात्मक भाव से मुड़े हुए थे। उसने किन युन से कहा, तुम्हें अब पता चल जाना चाहिए कि तुम कितनी कमजोर हो, है ना? मैं तुम्हें ईमानदारी से विवाह विच्छेद का पत्र लिखने और शियाओ युइलन से तलाक लेने का एक और मौका दूंगा। एक और वार से वह किन युन को मार सकेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन युन के हाथ में अब विशाल राजा आत्मा हथौड़ा नहीं था। वह अब किन जेंग फेंग की तलवार का सामना नहीं कर सकता था। भाई युन, जी वुफेंग हल्के से चिल्लाया, जल्दी से हार मान लो। किन युन, जल्दी से हार स्वीकार करो। यांग शियू ने चिंतित होकर चिल्लाया। जियो युलान ने किन युन को देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। किन यू ने अपनी बांह से खून पोंछा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किन जेंगफेंग, तुम जो मार्शल आर्ट सीख रहे हो वह हमारे तियान किन शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली और निरपेक्ष कला नहीं है। इससे पता चलता है कि मेरे पिता तुम दोनों को महत्व नहीं देते। तुम्हें पता भी नहीं कि हमारे तियान किन शाही परिवार की मार्शल आर्ट बहुत कमजोर है। किन जेंगफेंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाया, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये परिवार से सीखी गई मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली है। सबको पता नहीं क्यों, लेकिन किन जेंगफेंग अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किन युन की कही बात से बहुत नाराज हो गया हो। किन जेंगफेंग गुस्से से दहाड़ा और पलक झपकते ही किन युन के सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ में उच्च श्रेणी की आत्मा की तलवार एक बार फिर चमक उठी। उसने किन युन की छाती पर वार करते ही तूफान मचा दिया। भाई युन, हुओ जोंग अचानक चिल्लाया। कोई भी बता सकता था कि किन युन के पास उस वार का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 193। हर कोई किन जेंगफेंग के हाथ में थंडर फ्लैश तलवार को घूर रहा था। जैसे ही उसने तलवार से वार किया, किन यू ने अचानक अपना मुंह खोला और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाए। गर्जना टिल्ड टिल्ड टिल्ड। दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि तरंगे समुद्र की लहरों की तरह थीं, क्योंकि इसने किन जेंग की तलवार पर एकत्रित हिंसक बिजली की तलवार क्यूई को बिखेर दिया। किन जेंग फेंग भी दहाड़ से 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया। उसके कान दर्द से भिन रहे थे और उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहरा हो गया हो, जिससे उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर के भीतर एक ध्वनि तरंग गूंज रही थी, जो उसे अपनी आंतरिक शक्ति को संघनित करने से रोक रही थी। किन यून जो प्रयोग कर रहा था वह मार्शल आर्ट थी जिसे उसने स्वर्गीय सिंह कुलदेवता से सीखा था। स्वर्गीय सिंह की दहाड़। जैसे ही सभी उस प्राचीन राक्षस की क्रोधित दहाड़ सुनकर चकित हुए, उन्होंने किन यून के बाएं हाथ से आग की लपटें निकलती देखीं। उसके ऊपर की आस्तीनें जलकर राख हो गईं, जिससे उसका मजबूत हाथ दिखाई देने लगा। उसके बाएं हाथ पर एक स्वर्गीय सिंह का अत्याचारी कुलदेवता का टैटू बना हुआ था। दूर से भी उन्हें एक खतरनाक आभा महसूस हो रही थी। किन यून का बायां हाथ कांप उठा जब एक पारदर्शी शेर के पंजे की छवि उभरी। ये बेहद तेज लग रहा था। ये दूसरी मार्शल आर्ट थी जो उसने स्वर्गीय शेर टोटेम से सीखी थी। स्वर्गीय शेर से लड़ने वाला ड्रैगन पंजा। जब जियाओ यांगलोंग ने किन यून को ये चाल दिखाते देखा तो वह यू काई के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उस समय किन यू ने थरी जुवान अकादमी के मूल्यांकन में यू काई को घायल करने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत ही भयानक मार्शल आर्ट था। यांग शियुए ने इसे फिर से देखा और इतने करीब से वह सदमे में अपना चेहरा प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये पहली बार था जब किन जिंगफेंग ने इसे देखा था और वह दंग रह गया। किन यून ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजे को लहराया, क्योंकि उसने 6 शैली के पवन स्लेंग मुठियों का प्रदर्शन किया। तीखे और भयानक पंजे हवा में चीरते हुए ऐसी आवाज निकाल रहे थे कि दिल डर से धड़क उठे। ये भयानक पंजे मानो सब कुछ चीर फाड़ देंगे। स्विश, पंजा जमीन पर गिरा और कुछ गहरे निशान छोड़ गया। हालांकि किन जेंगफेंग ने उसे बचा लिया, लेकिन उसके बाल कटकर इधर उधर बिखर गए। सबसे भयानक बात ये थी कि पंजे तीखे ब्लेड जैसे थे। जब वे उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियार से टकराते थे तो एक तीखी झंझनाहट जैसी ध्वनि निकलती थी। 6 शैली पवन स्लेंग कला को क्रमिक रूप से निष्पादित किया गया। बेस्क, स्विफ्ट और विशियस। किन जेंगफेंग भी इससे बचने में सक्षम था, लेकिन उसका शरीर पहले से ही घावों से ढका हुआ था। इस भयानक मार्शल आर्ट ने सबको चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली शेर भयंकर हमला कर रहा हो, किसी प्राचीन जानवर की आभा के साथ, असीम शक्ति से युक्त। जब किन जेंगफेंग ने किन यून को हौंफते देखा तो उसे पता था कि इस चाल को अंजाम देने में बहुत मेहनत लगेगी। वह ठंडी मुस्कान के साथ जल्दी से उसके पास गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मानसिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर अचानक उसे घेर लेगी। यह आत्मा केंद्रित हत्या थी। किन यून ने किन जेंगफेंग की चेतना को स्तब्ध अवस्था में डूबते देखा और उसे एहसास हुआ कि वह सफल हो गया है। वह उछलकर आया और अपनी हथेली किन जेंगफेंग के पेट पर जोर से पटक दी। साथ ही उसने आत्मा शोधन तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। किन यून ने किन जेंगफेंग की मार्शल स्पिरिट को निकालकर उसे अस्थायी रूप से अपने डेंटियन में जमा कर लिया। फिर उसने स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग किलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे किन जेंगफेंग एक बार फिर मानसिक संतुलन खो बैठा। मैं हार मानता हूँ, किन जेंगफेंग दर्द से चिल्लाया। जिंदा रहने की उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे ये 2 शब्द जोर से कहने पर मजबूर कर दिया। उस समय किन यून भी थक चुका था। वह बस जल्दी से अपने दाहिने हाथ के घाव पर ही ध्यान दे सकता था। जल्दी करो, झंडों की कतार बंद करो, मैं अंदर जाना चाहती हूँ।
रानी ये गुस्से से चिल्लाई। झुओ चुवान भी ध्वज निर्माण को बंद कर रहा था। महारानी ये के अंदर आने के बाद उन्होंने जल्दी से किन जिंगफेंग के दांतियन की हालत जांची। जैसे ही उन्होंने उसके मन की बात टटोली, उसके चेहरे पर एक शुआ जैसी आवाज के साथ एक भद्दा भाव उभर आया। मार्शल स्पिरिट चली गई है और युआन क्यूई भी नष्ट हो रही है। महारानी ये की आवाज कांप उठी, दुख और क्रोध से भर गई। उसने अचानक किन युन को हत्या के इरादे से भरी आंखों से देखा और गुस्से से चिल्लाई, किन युन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। झुओ चुवान और अन्य लोगों ने ये सुनकर तुरंत अपनी शक्तियों को सक्रिय कर दिया और महारानी ये को रोकने के लिए तैयार हो गए। हालांकि महारानी ये ने कोई कदम नहीं उठाया। जिसने हमला किया वह यान का ड्यूक था, जो दूसरी ओर से तेजी से आ रहा था। यान के ड्यूक ने उड़ते हुए निगलने वाले कदमों का पूरा इस्तेमाल किया और तुरंत दौड़ पड़े। सबका ध्यान महारानी ये पर था, इसलिए वे यान के ड्यूक से सावधान नहीं थे। उसी क्षण किन युन को भी खतरा अपनी ओर आता हुआ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और खतरे की दिशा में वार किया। उसकी बांह तुरंत सूज गई और भयानक गड़गड़ाहट वाली लपटें फूट पड़ीं, जो एक दहाड़ते हुए शेर के सिर में तब्दील हो गईं। जैसे ही उसकी हथेली ने वार किया, वह बाहर निकल आया। गर्जन थंडरफायर लान का सिर जोर से दहाड़ा और ड्यूक ऑफ यान की हथेली से टकराया। धमाका, टक्कर के कारण हुए विस्फोट के कारण भीड़ पीछे हट गई और छिप गई। 9वें स्तर के मार्शल बॉडी ड्यूक यान को कई कदम पीछे हटना पड़ा और मुंह से खून थूकना पड़ा। इसके अलावा किन युन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके मुंह से खून बहने लगा था। अचानक महारानी ये ने अपनी चाल चली। उन्होंने बहुत तेज गति से किन युन की पीठ पर तलवार भोंक दी। किन युन महारानी ये से सावधान था। अगर उसे कुछ चोटें भी लग जाती तो भी वह जल्दी से बच निकलने में कामयाब हो जाता। बचते हुए उसने शक्तिशाली वज्र क्यू को प्रवाहित किया और गोल्डन बोन क्यू के साथ मिलकर महारानी ये के पेट पर तेजी से वार किया। महारानी ये पीड़ा में चीखीं और उड़ गईं। उनकी आंतरिक युआन ऊर्जा उनके शरीर से बाहर निकल गई। झुओ चुवान और हो जिंगफेंग ने तुरंत ड्यूक यान को पकड़ लिया, जिससे वह फिर से हमला नहीं कर सका। जहां तक जी वुफेंग और डू गुई की बात है, वे पहले ही किन युन की चोटों की जांच करने के लिए उसके पास पहुंच चुके थे। दूसरी ओर मुरोंग डैरन ने किन युन का विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा उठा लिया। उसे उठाते ही उसने अपने ऊपर भार महसूस किया और बहुत चौंक गया। किन युन, तू निकम्मा, तूने युवराज की युद्ध भावना और उसकी आंतरिक युआन ऊर्जा को नष्ट कर दिया। मैं तुझे मौत से भी बदतर अंजाम दूंगा। महारानी ये की आवाज भारी हो गई थी जब वह दहाड़ रही थी। उनका मोहक चेहरा क्रोध और निर्दयता से विकृत था। किन जिंगफेंग को होश आ गया। उस समय वह स्तब्ध था और बस इतना जानता था कि उसकी मार्शल स्पिरिट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे बाहर निकाल दिया गया है। माँ, मेरी युआन क्यूई और मार्शल स्पिरिट चली गई हैं। किन जिंगफेंग की आवाज निराशा और गुस्से से भरी थी। हालांकि किन युन ड्यूक ऑफ यान के प्रहार को रोकते समय घायल हो गया था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। स्वर्गीय सिंह की भुजा की दृढ़ता उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। महारानी ये, जिनकी युआन ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी, इतनी क्रोधित थीं कि उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने किन युन को खड़े होते देखा और सख्ती से कहा, किन युन, तुम अब भी यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि तुमने राक्षसी कलाएं नहीं सीखीं? तुम्हारे पास कोई आंतरिक क्यूई नहीं है। तुम इतनी शक्तिशाली क्यों हो? 8वें स्तर के मार्शल बॉडी वाले भी तुम्हें नहीं हरा सकते। तुमने जरूर कोई राक्षसी तकनीक सीखी होगी। उसकी बाह पर जो है वह स्वर्गीय सिंह कुलदेवता है। जब उसने अभी अभी हथेली से वार किया तो उसका सिंह सिर हुआ लिंग वो अकादमी के स्वर्गीय सिंह कुलदेवता जैसा ही था। नीले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, स्वर्गीय सिंह कुलदेवता, ये प्राचीन स्वर्गीय सिंह की विरासत है। उसे ये कैसे मिला? एक और बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी सदमे से भरा हुआ था। सबकी नजरें फौरन किन युन के बाएं हाथ पर टिक गईं। उन्होंने उस शक्तिशाली जानवर के टोटेम टैटू को देखा। जब कई बुजुर्गों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और फिर इसे पशु कुलदेवता विरासत के साथ जोड़ा तो वे सभी बहुत हैरान हुए। बड़े हॉल में आश्चर्यचकित स्वरों की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग पशु टोटेम के बारे में बात करने लगे। जियाओ यांगलोंग भी दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से किन युन के बाएं हाथ को घूरने लगा। उस पर बना स्वर्गीय सिंह कुलदेवता का टैटू किन युन की बाह के साथ बिल्कुल घुल मिल गया था। उससे एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी जिससे वह घबरा गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी अभी उसकी मार्शल आर्ट इतनी भयानक लग रही थी। तो असल में ये स्वर्गीय सिंह टोटेम कौशल ही था। डुआन कियान ने गहरी सांस ली। हालांकि वह किन युन से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने अभी अभी इसके बारे में सीखा था। ब्लू स्पिरिट पैलेस के एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, स्वर्गीय शेर टोटेम के बारे में सबसे भयानक बात टोटेम शिलालेख है। जब वह अभी यहाँ आया था तो जिस कठपुतली शेर पर वह सवार था उसे टोटेम शिलालेख का उपयोग करके परिष्कृत किया जाना चाहिए था। वह तो सिर्फ एक इंसान है। वह शक्तिशाली प्राचीन पशु टोटेम कैसे प्राप्त कर सकता है? यह असंभव है। यह हास्यास्पद है। केवल पशु कुलदेवता की विरासत प्राप्त करना ही बहुत अपमानजनक है, भले ही यह बहुत भयानक बात है। हमें किन युन को अपने उत्तरी महल में भर्ती करना होगा। शोध के लिए सिर्फ एक जानवर का कुलदेवता ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई बूढ़े लोग आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। सदमे से उबरने के बाद उनमें से ज्यादातर बेहद ईर्ष्यालु थे। उनके लिए स्वर्गीय सिंह टोटेम स्टोन सबसे महंगा था, किसी भी सांसारिक मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा दुर्लभ। कई लोगों को याद आया कि कैसे किन युन ने 7 दिनों तक स्वर्गीय सिंह कुंड में डुबकी लगाई थी। ये बात कहने के बाद कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे।
अब हर कोई समझ गया कि किन यू की कुलदेवता विरासत स्वर्गीय शेर पूल से प्राप्त हुई थी। हॉल में हर कोई स्वर्गीय शेर टोटेम के बारे में चर्चा कर रहा था। किन जेंगफेंग और रानी शोरगुल भरे हॉल को देखकर दंग रह गए। जिस किन यून से वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उसने दरअसल स्वर्गीय सिंह कुलदेवता की प्रभावशाली विरासत हासिल कर ली थी। दूसरी ओर किन जेंगफेंग की युद्ध भावना और आंतरिक ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी। इतने बड़े अंतर ने उसे बेहद नाराज कर दिया था। किन यून, तुम्हारी माँ की लाश मेरे हाथों में है। अगर तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें जियाओ युएरान को तलाक देना होगा और उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करना होगा, वरना मेरा माथा लाश को कुत्तों को खिला देगा। किन जेंग फैंग की कमजोर आवाज में गर्व और भयावहता थी। उसका चेहरा पागलपन भरी निर्दयता से भरा था। महारानी ये ने अचानक ऊपर देखा और पागलों की तरह हंस पड़ी। उन्होंने किन यून की ओर देखा और कहा, अगर तुम अपनी माँ से मृत्यु का वचन चाहते हो तो तुम्हें अपना बायां हाथ काटना होगा और जो आत्मा चिन्ह तुमने पकड़े हैं उन्हें सौंपना होगा। शोरगुल से भरा हॉल अचानक शांत हो गया। यद्यपि किन जेंगफेंग और महारानी ये के तरीके बहुत ही क्रूर थे, यदि वे ऐसा करते तो उन्हें स्वर्गीय शेर की भुजा और उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेख प्राप्त होते। जियो यू लैन ठंडी हंसी, तीनों साम्राज्यों के राजकुमार सब एक जैसे हैं। वे सिर्फ मृत माताओं की लाश को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं। फिलहाल इन 3 राजकुमारों में से 2 का अंत अच्छा नहीं है। जियो यू लैन ने किन जेंगफेंग को देखा और गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े। किन जेंगफेंग ने जियाओ युएलन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब वह अपंग हो चुका था तो वह सिर्फ किन यून को धमकियां देकर अपना फायदा बढ़ाना चाहता था। उसने किन यून पर चिल्लाकर कहा, मुझे वो 45 करोड़ क्रिस्टल सिक्के भी दे दो जो तुमने मुझे दिए हैं, जो तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने के बदले में अभी अभी हासिल किए हैं। क्या देख रहे हो? तलाकनामा लिखो और फिर अपना हाथ तोड़ दो, वरना अगर मैं मर भी गया तो भी लोगों से तुम्हारी माँ की लाश कुत्तों को खिलाने का इंतजाम करवा दूंगा। किन जेंगफेंग ने शरारत से हंसते हुए कहा, किन यून, आखिरकार तुम मुझसे हार ही गए। मैं सबसे बड़ा विजेता हूँ। किन यून इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इससे पहले क्यूई मिलियन और शियाओ युएलन दोनों को यही धमकी मिली थी। उस समय वह इसमें शामिल नहीं था, लेकिन वह भी गुस्से में था। अब उसकी बारी थी। महारानी ये ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, किन यून, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई किन यून की तरफ देख रहा था कि क्या वह वैसा ही करेगा जैसा किन जेंगफेंग ने कहा था। ऐसी विकट समस्या का सामना करते हुए जुओ चुवान जैसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी समझ नहीं पा रहे थे कि इससे कैसे निपटें। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना थी कि किन यून की मां की लाश महारानी ये और उनके साथियों के हाथों में पड़ जाए। अध्याय 194, किन लॉन प्रकट होता है। किन यून की आंखें दृढ़ थीं। उसने जियाओ युएलन को देखा और कहा, राजकुमारी युएलन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस अस्थायी रूप से तलाक दे रहा हूँ। चूंकि तुम मेरी हो इसलिए हमेशा मेरी ही रहोगी। टीएल नोट, और इसके साथ लेखक ने अब तक के पूरे एमसी चरित्र प्रगति को बर्बाद कर दिया है। जियाओ युएलन ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि किन यून वही करेगी जो किन जेंगफेंग ने कहा था। अगर वो होती तो वो भी वैसा ही कर सकती थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं सदा के लिए तुम्हारी पत्नी बनूंगी। किन यून ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और गहरी सांस ली। महारानी ये की मदद से किन जेंगफेंग गर्व से भरे चेहरे के साथ खड़े हुए। हा हा हा, किन यून, अगर आपके पास स्वर्गीय शेर टोटेम विरासत है तो क्या हुआ? अगर आपकी मानसिक ऊर्जा मजबूत है तो क्या हुआ? अंत में आप अभी भी मेरी दया पर हैं। आत्मसंतुष्ट मत होइए, आप जल्द ही मुझसे भी ज्यादा बेकार हो जाएंगे और मैं आपकी स्वर्गीय शेर की भुजा प्राप्त करूंगा। हा हा हा। जैसे ही किन जेंगफेंग हंस रहा था, एक भयानक आभा अचानक उभर आए। महान हॉल में मार्शल दाव दायरे के विशेषज्ञ तुरंत चौंक गए। भयानक आभा प्रकट होने के बाद एक सुनहरी रोशनी अचानक निकली और किन जेंगफेंग के शरीर को भेदते हुए उसे एक खंभे से जकड़ दिया। किन जेंगफेंग को एक सुनहरे भाले से जमीन पर ठोक दिया गया था। उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन वह अभी भी दर्द से तड़प रहा था। जब हॉल में मार्शल दाव क्षेत्र के साधकों ने इस आभा को महसूस किया और इस सुनहरे ड्रैगन भाले को देखा तो उनके सभी चेहरे भय से पीले पड़ गए। ड्रैगन राजा भाला, सम्राट तियान क्यू सबसे पहले चिल्लाया, ये तियान किंग की विरासत जुवान कलाकृति है, ड्रैगन किंग भाला। जुओ चुवान भी जोर से चिल्लाया, कौन है? महारानी ये की कांपती आवाज में डर था। जब उन्होंने चारों ओर देखा, यह मैं हूँ। ये तियान किन के सम्राट किन लॉन की आवाज थी। ये गहरी आवाज सुनकर तियान किन के बूढ़े अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसका वृद्ध शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। लाल लबादा पहने एक सुनहरे कवच वाला आदमी हॉल में आया। उसका आधा चेहरा सुनहरे मुखौटे से ढका हुआ था। उसकी घनी भौहों के नीचे तीखी और गहरी आंखें थीं। जब वह धीरे धीरे किन यून की ओर बढ़ा तो उसके शरीर से एक दबंग आभा निकल रही थी। किन लॉन्ग, क्या तुम मर नहीं गए? सम्राट तियानकी ने कहा। जो व्यक्ति आया था उसका नाम किन लॉन्ग था। उसने 2 दिन पहले बताया था कि वह चल बसा है, लेकिन अब वह ऊर्जा से भरपूर यहाँ है। जियो यांगलोंग ने भी घुटन महसूस की। उसने हमेशा सोचा था कि किन लांग बहुत कमजोर है और जानता था कि किन लांग घायल है, इसीलिए उसने किन यून को धमकाने की हिम्मत की। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन लांग मार्शल दाव क्षेत्र का होगा। किन लॉन्ग ने कांपती हुई महारानी ये को देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुतिया, मेरी साधना बेकाबू हो गई है और तुमने विश्वासघाती अधिकारियों के साथ मिलकर जियाओ यून और महागुरु को नुकसान पहुंचाया है।
तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखूंगी, है ना? इसके साथ ही उसने ये चांग चाओ का सिर बाहर फेंक दिया। वह बूढ़ा कुत्ता ये चांग चाओ, वह भी किन परिवार का पद हड़पना चाहता है, लेकिन वह मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानता। किन लोंग ने महारानी ये के सामने अपना सिर लात मारी। महारानी ये का शरीर शिथिल पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गईं। उनका हाथ कांप रहा था जब उन्होंने खंभे पर कीलों से ठोके गए किन जेंग फैंग की ओर इशारा किया और चीखी, किन लोंग, वह तुम्हारा बेटा है। क्या तुम उसे भी मारना चाहती हो? जैसे ही रानी ये ने बोलना समाप्त किया, किन लोंग ने संघर्ष कर रहे किन जेंगफेंग पर अपनी हथेली का निशाना साधा और उसे खंभे के साथ तोड़ दिया। महान हॉल में सभी लोग अचंभित रह गए। किन लोंग ने वास्तव में अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने मार डाला था। किन लोंग, तुम निर्दयी हो। बाघ भी अपने बच्चे को नहीं मारते, फिर भी तुमने अपने ही खून के बच्चे को मार डाला। महारानी ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर चीख पड़ीं। उनकी चीखें डर से भरी थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी मौत तय है। किन लोंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने महारानी ये की ओर देखा जो जमीन पर गिर पड़ी थी और बोला, वह मेरी प्यारी पत्नी की लाश खोदना चाहता है। यह एक बड़ी सजा है। और हाँ, वह मेरा बेटा तो है ही नहीं। क्या किन जेंगफेंग उसका बेटा नहीं था? सभी ने तुरंत अनुमान लगाया कि महारानी व्यभिचार या ऐसा ही कुछ कर रही हैं। उन्हें लगा कि महारानी ये इतनी दुष्ट होने के नाते ऐसा करना सामान्य बात है। किन लोंग ने भीड़ में किन तियानी को देखा और आगे कहा, मेरे बचे हुए बेटे सिर्फ किन यूं और किन तियानी हैं। जहाँ तक किन जेंगफेंग और किन फेंग की बात है, वे मेरे बेटे नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वे सभी ये परिवार के वंशज हैं। वे ये परिवार से मेरे बेटे होने का नाटक करने आए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं लंबे समय से साधना कर रहा हूँ? किन जेंगफेंग और किन फेंग दोनों ये कबीले के वंशज थे। भीड़ ने कुछ देर सोचा और आह भरी। अगर किन जेंगफेंग सफलतापूर्वक सिंहासन पर बैठ गया तो तियान किन साम्राज्य उनका हो जाएगा। ये परिवार की योजना वाकई बहुत अच्छी थी। महारानी ये पूरी तरह टूट गईं और उन्होंने पागलों की तरह किन लोंग को कोसा। दानव राजा झेनरेन, तुम्हारा मेंग परिवार ये परिवार के सभी सदस्यों को पकड़कर स्वर्गीय कारागार में बंद करने के लिए जिम्मेदार है। मैं उनसे धीरे धीरे निपटूंगा। किन लोंग ने मेंग फीलिंग की मेज की ओर देखा। मेंग परिवार का दानव राजा झेनरेन एक बूढ़ा आदमी था। उसने दूसरे परिवारों के कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर महारानी ये और घायल यान के ड्यूक, साथ ही कुछ बूढ़े अधिकारियों को पकड़ लिया। किन के ड्यूक भी यहाँ थे। हालांकि वे किन लांग के छोटे भाई थे, फिर भी किन लांग को ये परिवार के साथ चल रही साजिश के बारे में पता था। जब किन के ड्यूक ने किन लोंग की आंखों में ये भाव देखा तो वह जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ा। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम चला था कि किन लोंग ने उसे हथेली से वार करके उड़ा दिया, जिससे उसकी खांसी में खून आ गया। उसके बाद पूरे परिवार को दानव राजा और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। मेंग परिवार ने इन लोगों को पकड़ लिया और जल्दी से उन्हें जेल भेज दिया। जियाओ यांगलोंग के चेहरे का अहंकार भी गायब हो गया। मुख्य कारण ये था कि किन लोंग बहुत शक्तिशाली था और उसके हाथ में ड्रैगन किंग का भाला भी था। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के अन्य मार्शल दाव साधक भी उससे सावधान रहते थे। हालांकि आज बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये यू लैन के बारे में है। उसने बस इतना कहा था कि अगर कोई उसे हरा दे तो वह उससे शादी कर सकता है। जियो यांग लोंग ने धीरे से कहा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कुछ युवा कुलीन लोग अभी भी उसे चुनौती देना चाहते हैं। किन यून को ड्यूक ऑफ यान ने घायल कर दिया था। वह थोड़े समय में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास केवल अकेले ही लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, आप जारी रख सकते हैं, किन लोंग ने उदासीन भाव से कहा। ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस की तरफ से नीले कपड़े पहने एक खूबसूरत आदमी बाहर आया और अहंकार से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने कहा, जियाओ यूलैन, तुम्हें और मुझे लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करते समय जियो यूलैन की अभिव्यक्ति शांत थी, जो झुओ चुवान को व्यू रचना को सक्रिय करने का संकेत दे रही थी। जियो यांग लोंग हंसा। यूलैन, ये हमारे पश्चिमी महल के महान बुजुर्ग लुओ यान का पोता है। उसकी साधना 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में है। उसके पास 6 आत्मा शिराएं हैं और वह 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में कदम रखने वाला है। वह पश्चिमी महल में 25 वर्ष से कम आयु का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। नीली आत्मा पश्चिमी महल के एल्डर लुओ के चेहरे पर मुस्कान थी जब उन्होंने कहा, राजकुमारी यूलैन, लुओ यान बहुत उत्कृष्ट है। वह किन यू से कहीं बेहतर है। किन यू में अब अपनी आंतरिक युवान ऊर्जा नहीं बची है। वह अपने मन और भुजाओं को साधने पर निर्भर है। कई अज्ञात खतरे हैं जिन पर आपको ध्यान से विचार करना चाहिए। ऐसी बकवास मत करो। कुछ भी कहने से तो मुझे पीटना ही बेहतर है, जियाओ युलान ने ठंडे स्वर में कहा। उसका दिल जरा भी नहीं डगमगाया। यांग शियू ने किन यून की तरफ आंखें घुमाईं और बुदबुदाया, यूलैन तुम्हारे प्रति बहुत वफादार है। अभी अभी तुमने उसे इतनी जिद से ठुकरा दिया। तुममें सचमुच ज़मीर नहीं है। किन यून ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कुछ नहीं बोला। उसने चिंता से जियाओ यूएलन को देखा। राजा पिता, आपको यूलैन पर भी नजर रखनी होगी। उसे चोट न लगने दें। किन यून ने अपने पीछे खड़े किन लोंग से फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो। किन लोंग मुस्कुराया। झुओ चुवान के चिल्लाने के बाद लुओ यान ने आत्मविश्वास से हमला किया। उसके कदम बिजली की तरह तेज थे। वह तुरंत जियाओ युलान की तरफ बढ़ा और बगल से एक हथेली फेंकी, जिससे एक बैंगनी सुनहरी जलती हुई चट्टान उड़कर उसके ऊपर आ गिरी।
जियाओ युलान ने अपना हाथ हिलाया और आंतरिक ऊर्जा का एक गोला छोड़ा जो जलती हुई चट्टानों को रोकना चाहता था। हालांकि जब उसकी आंतरिक ऊर्जा जलती हुई चट्टानों के संपर्क में आए तो उसने चट्टानों को विस्फोटित कर दिया। एक होंग ध्वनि के साथ चट्टान से बड़ी मात्रा में बैंगनी सोने की लपटें फूट पड़ीं, जिसने पूरे मार्शल क्षेत्र को ढक लिया। यदि ध्वज समूह की सुरक्षा न की गई होती तो आग पूरे हॉल को जला देती। झंडे लगाने के बावजूद मुख्य हॉल अभी भी गर्म था। यह एक निम्न स्तरीय पृथ्वी क्षेत्र मार्शल आर्ट है, फायर स्टार एक्सप्लोजन। एल्डर लुओ जोर से हंसे और बोले, हालांकि लुओ यान ने अभी शुरुआत की है, लेकिन उसकी महारत पहले से ही काफी अच्छी है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अन्य शिष्यों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि लुओ यान ने पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है। पृथ्वी लोक की मार्शल आर्ट में किसी विशेष स्तर की महारत या किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर कोई इसे लापरवाही से सीख ले तो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता था। यही बात कई लोगों को हैरान कर देती थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में कई उत्कृष्ट शिष्य थे, लेकिन उनमें से किसी में भी मार्शल दाव दायरे से नीचे रहते हुए पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट सीखने का आत्मविश्वास नहीं था। युद्ध क्षेत्र में जो ध्वज समूह से घिरा हुआ था, आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं। सबसे पहले लुओ यान सबके सामने आया। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और गर्व से मुस्कुरा रहा था, मानो उसने जीत हासिल कर ली हो। चिंता मत करो, अगर वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाए तो भी मैं उससे शादी करूंगा। लुओ यान का स्वर उदासीन था और उसने किन युन को तिरस्कार से देखा। वह सिर्फ जियाओ युलैन के शरीर पर अमर कब्रिस्तान का चित्र चाहता था। अगर जियाओ युलैन की ताकत गंभीर चोटों के कारण कम हो गई हो तो यह उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इससे वे जियाओ युलैन को बेहतर ढंग से दबा पाएंगे। लपटें पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। जियाओ युलान वहीं सीधी खड़ी थी, उसके कमर तक ऊंचे चिकने काले बाल हल्के से लहरा रहे थे। अभी बैंगनी सुनहरी लपटों ने उसे नहीं जलाया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अभी हुए हिंसक विस्फोट के बावजूद वह एक कदम भी पीछे नहीं हटी। एल्डर लुओ के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई और उनका चेहरा सदमे से भर गया। जियाओ युएलन ने व्यंग्य किया। उसकी उंगली के एक झटके से बैंगनी रंग की सुनहरी आग का एक छोटा सा गोला उसकी उंगली के सिरे से निकला। पल भर में वह लुओ यान के कंधे से टकराया। पेंग! बैंगनी सुनहरे आग के गोले ने लुओ यान के कंधे पर वार किया। एक तीखी आवाज निकली और बैंगनी सुनहरे लपटों के एक छोटे से गोले में फट गया। लुओ यान दर्द से चीखता हुआ उड़ गया। यान! एल्डर लुओ घबराहट में चिल्लाया। लुओ यान के जमीन पर गिरने के बाद आग की लपटें भी बुझ गईं, लेकिन उसका एक हाथ चला गया। तुम्हारे जैसा कोई मुझसे शादी करना चाहता है और तुम अब भी मुझे अपंग बनाना चाहते हो ताकि तुम अमर कब्रिस्तान आरेख प्राप्त करने के मेरे रहस्य को नियंत्रित कर सको अपने सपनों में। जियाओ युलान की आवाज ठंडी थी, उसकी जानलेवा मंशा जबरदस्त थी। बोलते हुए वह लुओ यान के पास चली गई। जियो युएलन, जल्दी से रुको। एल्डर लुओ पहले ही युद्ध के मैदान के किनारे पहुंच चुके थे। युलैन, रुको! जियो यांगलोंग ने भी जल्दी से चिल्लाया। लुओ यान भी जानता था कि वह जियाओ युलान को हरा नहीं सकता। जैसे ही वह आत्मसमर्पण करने वाला था, जियाओ युलान ने अपना पैर उठाया और जोर से नीचे पटका, जिससे धमाके की आवाज आई। लुओ यान, जो हार मानने वाला था, तुरंत दर्द से चिल्ला उठा। अध्याय 195। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। लुओ यान दर्द से चिल्लाया। अगर जियो युलान ने फिर से उस पर पैर रखा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एल्डर लुओ की निगाहें जियो युलैन को घूरते हुए जानलेवा हो सकती थीं। ध्वज समूह के हटने के बाद पूर्वी महल का एक बुजुर्ग जल्दी से युद्ध क्षेत्र में आया और श्याओ युएलन के सामने खड़ा हो गया। ये बुजुर्ग पूर्वी महल का तीसरा बुजुर्ग था। शुई यी हुई। किम युन ने उसे याद किया। बूढ़े लुओ, पहले अपने पोते को बचाओ। शुई यी हुई ने जियो युलैन की रक्षा करते हुए कहा। एल्डर लुओ ने गुस्से से गुनगुनाया और जल्दी से लुओ यान की चोटों का जायजा लेने गए। एक भद्दे भाव के साथ उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आंतरिक शक्ति और मार्शल स्पिरिट दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लगभग टूट चुके हैं। यदि जियो युलान फिर से लात मारता, भले ही वह मरता नहीं, फिर भी वह अपंग हो जाता। एल्डर लुओ एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। वह समय पर लुओ यान की चोटों को स्थिर कर सकते थे। क्या उसने अभी मुझे अपंग बनाने की योजना नहीं बनाई थी? मुझे उसे इस तरह मारने की इजाजत क्यों नहीं है? फिर इस प्रतियोगिता का क्या मतलब है? जियो युलान को जरा भी डर नहीं लगा और उसने एल्डर लुओ का मजाक उड़ाया। इस आदमी में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वह दिखावा करने में बहुत अच्छा है और वह हमेशा ऐसे अभिनय करता है जैसे वह दुनिया में सबसे अच्छा है। एल्डर लुओ तुरंत गुस्से से भर गए और गुस्से से चिल्लाए, बेवकूफ लड़की, चुप रहो। जियाओ यांगलोंग भी बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार जियाओ युएलन किन युन की पत्नी थी और किन लॉन्ग उसे बगल से देख रहा था। बूढ़े लुओ, जियाओ युलैन का साधना आधार 9वें स्तर के मार्शल बॉडी पर है। आपका पोता वाकई उससे कहीं कमतर है। उसने अभी दया दिखाई, वरना आपका पोता कब का मर गया होता। शुई यी हुई मुस्कुराई। जियो युलान वास्तव में पहले ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में कदम रख चुका था। सब चुपचाप सांसें गिन रहे थे। जियाओ युलान सिर्फ 17-18 साल की थी और 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उसकी प्रतिभा यांग शियू से कहीं ज्यादा भयानक थी। वह 1-2 साल में मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रख सकती थी। एक 20 वर्षीय मार्शल दाव अभ्यासी के लिए इसके बारे में सोचना ही भयावह था। किम युन ने अविश्वास से जियाओ युएलन को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे इतनी अच्छी तरह छिपा लेगी।
उसे ये भी चिंता थी कि भविष्य में वह पूरी तरह से उसके द्वारा दबा दिया जाएगा। जियो यांगलोंग के चेहरे पर भी अविश्वास का भाव था। वह बड़ी बड़ी आंखों से जियो यूएलन को घूर रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके पसीने छूट गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो यूएलन की साधना उसे पकड़ने वाली थी। उस समय वह निश्चित रूप से हिसाब बराबर कर लेगी। तुम्हारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अगर मैं नहीं जीती तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जियाओ युलान की बर्फीली आंखें हत्या के इरादे और अहंकार से भरी हुई थीं जब वे नीले वस्त्र पहने युवकों पर घूम रही थीं। जियाओ युएलन पहले ही तियान जियाओ साम्राज्य से भाग चुकी थी और पूर्वी महल के बुजुर्ग जियाओ यांगलोंग और अन्य लोगों की उपेक्षा करके उसकी रक्षा कर सकते थे। इस प्रकार अन्य सितारा महल अब कुछ खास नहीं कर सकते थे। अन्य शक्तियां मन ही मन खुश थीं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पश्चिमी महल के एल्डर लुओ को भारी नुकसान हुआ। पहले उन्होंने किन यून के हाथों 45 करोड़ क्रिस्टल सिक्के गंवा दिए। फिर उनके पोते को गंभीर चोट लगी। इस वजह से बाकी तीनों स्टार महलों ने उनके दुर्भाग्य पर मन ही मन खुशियां मनाई। तियान जुआन मार्शल अकादमी के गुओ चेंग बाहर आए और कहा, चूंकि किन यून और शियाओ युलान के बीच शादी तय हो गई है तो चलिए कुछ और बात करते हैं। हालांकि किन यून का निषिद्ध क्षेत्र में जाना एक संयोग था, फिर भी वह कई दिनों से आत्मा शोधक दानव के साथ है। हो सकता है कि आत्मा शोधक दानव ने उसे पहचान लिया हो और उसने आत्मा शोधन कला प्राप्त कर ली हो। यह एक बहुत ही क्रूर राक्षसी कला है। सम्राट तियान क्यू ने भी जल्दी से कहा, उस समय इस आत्मा शोधक दानव ने हमारे क्यू साम्राज्य का लगभग विनाश कर दिया था। ये बहुत डरावना था। हम भले ही मार्शल उजाड़ भूमि के किनारे पर हों, लेकिन हम सभी अच्छे मार्शल कलाकार हैं। आइए इस बात का फायदा उठाएं कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस यहाँ है और इस मामले को सुलझाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरा बेटा कोई बुरी विद्या सीख रहा है? किन लोंग ने व्यंग्य किया। वह तो बस शक ही है। सम्राट तियान की भी किन लोंग से थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि उनके हाथ में ड्रैगन किंग का भाला था। वह एक बहुत ही भयानक जुबान कलाकृति है। किन लोंग चिल्लाया, तो हम तुम्हारी पुष्टि का इंतजार करेंगे, सबूत ढूंढेंगे और इस बारे में बात करने के लिए बाहर आएंगे, वरना यहाँ रुककर पादना मत। शुई यी हुई ने कहा, मैंने आत्मा को परिष्कृत करने की तकनीकों के बारे में भी बहुत समय से सुना है। किंवदंतियों के अनुसार ये वास्तव में एक बहुत ही भयानक राक्षसी तकनीक थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम समय में महारत हासिल हो सके। इसके अलावा ऐसी दुष्ट कला को साधने के लिए व्यक्ति में एक प्रबल मार्शल स्पिरिट होना आवश्यक है। इसके अलावा किन यूं के पास इस समय मार्शल स्पिरिट या आंतरिक युवान ऊर्जा नहीं है, इसलिए सभी को इस मामले में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन यून ने गुओ चेंग को ठंडी नजरों से देखा। तियान शुआन मार्शल स्कूल के इस वाइस प्रिंसिपल ने उसे कई बार निशाना बनाया था। जियाओ युलान ने भी गुओ चेंग को मारने की नीयत से देखा, जिससे गुओ चेंग के दिल में अतुलनीय क्रोध भर गया। वह मार्शल दाव क्षेत्र का था और इसके अलावा जुवान स्तर की मार्शल आर्ट्स अकादमी का उप प्राचार्य भी था। किन लांग के यहाँ होने के कारण वह ठोस सबूत के बिना किन यून के साथ कुछ नहीं कर सकता था। किन यून, क्या तुम हमारे ब्लू स्पिरिट नॉर्डन पैलेस में आने को तैयार हो? मैं तुम्हें बहुत उदार शर्तें दे सकता हूँ। उत्तरी महल से एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए आया। तुम अभी कुछ देर पहले ही स्टार जुवान वू अकादमी में दाखिल हुए हो, है ना? अब तुम्हें वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तुम सीधे उत्तरी महल में आकर साधना कर सकते हो। यद्यपि नीली आत्मा नांगों के ये परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, वे किन यूं के स्वर्गीय शेर कुलदेवता को भी बहुत महत्व देते थे। एक बूढ़ी औरत आई और बोली, किन यूं, हमारे नांगों परिवार की स्थिति निश्चित रूप से उत्तरी महल की तुलना में बेहतर होगी। पश्चिमी महल भी उसे मारना चाहता था और किन यून के साथ उनका संघर्ष बहुत ज्यादा था। चाहे कुछ भी हो, किन यून उनके साथ शामिल नहीं होगा। पश्चिमी महल के एल्डर लुओ ने व्यंग्य किया, तुम लोग अपनी शर्तें बताने में इतनी जल्दी में हो। क्या तुम्हें यकीन है कि उसका स्वर्गीय सिंह कुलदेवता जीवित है? अगर वह मर गया तो क्या होगा? तुम सबको पछताने में बहुत देर हो जाएगी। उसने घृणा भरी आंखों से किन यून को देखा। हालांकि उसने इससे एक टोटेम मार्शल आर्ट सीख लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि स्वर्गीय सिंह टोटेम जीवित है। अभी भी इसकी जांच की जानी चाहिए। नांगोंग की बूढ़ी महिला ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, यह सही है, पहले जांच कर लेते हैं। शुई यी हुई ने किन यून से कहा, टोटेम विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके भीतर मौजूद टोटेम आत्मा है। अगर आपके पास टोटेम आत्मा नहीं है तो ये टोटेम मृत है। यह अच्छी बात नहीं है। इसका आपके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यह आपकी आत्मिक शक्ति को खा जाएगा, जिससे आपकी आत्मा का विकास मुश्किल हो जाएगा। एल्डर लुओ ने कहा, अगर यह एक मृत कुलदेवता है तो तुम इस भुजा पर से लगातार नियंत्रण खोते रहोगे। इस मृत कुलदेवता की वजह से तुम एक आत्माविहीन पागल बन सकते हो। हम कैसे जांच करें? किन यूं भी एल्डर लुओ की बातों से घबरा गया। उसने जल्दी से शुई यी हुई से पूछा, बहुत आसान है, आत्मा आकलन पत्थर का इस्तेमाल करो। शुई यी हुई ने एक अष्टकोणीय पारदर्शी पत्थर निकाला और उसे किन यून के कंधे पर रख दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारे दिव्य सिंह कुलदेवता में कोई कुलदेवता आत्मा है तो ये पत्थर प्रकाश उत्सर्जित करेगा। अष्टकोणीय क्रिस्टल को काफी देर तक चिपकाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सब लोग पत्थर को घूरते रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। साथ ही वे मन ही मन आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून के पास जो स्वर्गीय सिंह कुलदेवता था वह जीवित नहीं था। कोई जवाब नहीं। हा, यह मर चुका है, एल्डर लुओ ने खुश होकर कहा।
सामने वाली बूढ़ी औरत ने जल्दी से एक अष्टकोणीय आत्मा मूल्यांकन पत्थर निकाला और उसे किन युन की बांह पर स्वर्गीय सिंह कुलदेवता पर चिपका दिया, लेकिन पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके तुरंत बाद उत्तरी महल के बूढ़े व्यक्ति ने भी आत्मा मूल्यांकन पत्थर को परखने के लिए निकाला। परिणाम वही रहे, स्वर्गीय सिंह टोटेम मर चुका है। शुई यी हुई ने भौहें चढ़ाईं। यह किन युन, तुम्हें पहले स्टार जुवान वू अकादमी में साधना करनी चाहिए। अगर तुम हमारे नानगोंग में प्रवेश पाना चाहते हो तो तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी, बुढ़िया ने कहा। जैसे ही उसने किन युन से दूरी बनाई, उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। किन युन, कितने अफसोस की बात है। अपना ख्याल रखना। उत्तरी महल के बूढ़े व्यक्ति की बात खत्म होने के बाद वह भीड़ में चला गया। अभी कुछ देर पहले तक वह बहुत मिलनसार था, फिर भी पलक झपकते ही वह ठंडा पड़ गया। इससे किन युन बेहद दुखी हो गया। सबको लगा कि यह सामान्य बात है। मृत स्वर्गीय सिंह कुलदेवता का कोई खास मूल्य नहीं था और वह किन युन को पागल कर देगा। इसीलिए नानगोंग और उत्तरी महल के बुजुर्ग तुरंत ही उसके खिलाफ हो गए। किन युन, तुम हमारे पूर्वी महल में आ सकते हो, हालांकि मैं तुम्हें कोई अच्छी शर्तें नहीं दे सकती, शुई यी हुई ने कहा। किन युन ने पूछा, बड़े शुई, मैंने सुना है कि आपके पूर्वी महल में एक शिलालेख द्वार है ना? क्या मैं शिलालेख द्वार में प्रवेश कर सकता हूँ? शिलालेख द्वार की बात सुनकर शुई यी हुई का चेहरा बदल गया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बाकी लोग भी थोड़े हैरान हुए। जियाओ युएलन ने चिंतित होकर कहा, किन युन, क्या तुम चाहती हो कि मैं विधवा हो जाऊं? तुम शिलालेख द्वार पर बिल्कुल नहीं जा सकती, ये बहुत खतरनाक है। यांग शियुए ने ये भी कहा, पूर्वी महल के शिलालेख द्वार को प्रतिभा नर्क के रूप में जाना जाता है। जो भी जाता है वह मर जाता है। हालांकि द्वार पर कई शक्तिशाली शिलालेख हैं, लेकिन वर्षों से कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। शुई यी हुई ने आह भरी और कहा, सच कहूं तो पूर्वी महल के शिलालेख संप्रदाय में अब कोई नहीं है। केवल एक बाहरी बुजुर्ग है जो द्वार की सफाई के लिए जिम्मेदार है। अगर आप शिलालेख द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका निर्णय मैं कर सकूं। भले ही आप मूल्यांकन में उत्तीर्ण होकर शिलालेख द्वार में प्रवेश कर जाएं, कोई भी आपको साधना में मार्गदर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि यदि आप मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप शिलालेख संप्रदाय के एकमात्र शिष्य और गुरु हैं और शिलालेख द्वार के भी एकमात्र गुरु हैं। एल्डर लुओ ने उपहास किया, शिलालेख संप्रदाय के नेता का दर्जा चारों महलों के नेताओं के समान है। इसी कारण कई प्रतिभाशाली लोग परीक्षा देने के लिए आगे आए हैं, लेकिन द्वार में प्रवेश करने के बाद वे कभी बाहर नहीं आए। किन युन, इस बारे में सोचना बंद करो, ईमानदार बनो और पूर्वी महल में आओ। मैं गारंटी देती हूँ कि पूर्वी महल में कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियो युएलन ने किन युन को सख्ती से देखा। हॉल में मौजूद हर कोई हंसना चाहता था। किन युन एक पुरुष होने के नाते वास्तव में अपनी पत्नी द्वारा संरक्षित था। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में मैं पहले स्टार जुवान वू अकादमी में रहना चाहता हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति थोड़ी जटिल है, इसलिए मैं पहले शिक्षक डुगुई से मानसिक ऊर्जा साधना का सार सीखने की योजना बना रहा हूँ। सबसे बढ़कर वह पूर्वी महल में शिष्य बनकर नहीं जाना चाहता था, जहां जियाओ युएलन लगातार उसकी निगरानी करती रहे। यह अच्छी बात नहीं थी। एक पुरुष होने के नाते वह दूसरों को यह एहसास नहीं होने देना चाहता था कि वह अपनी पत्नी से बहुत डरता है और उसे उसकी सुरक्षा की भी जरूरत है। शुई यी हुई ने कहा, किन युन, बेहतर होगा कि आप मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखने से पहले स्वर्गीय सिंह कुलदेवता की समस्या का समाधान कर लें। मार्शल दाओ क्षेत्र के साधक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उस समय आपके स्वर्गीय सिंह कुलदेवता का आप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जियाओ युलान ने अचानक कहा, किन यू, मुझे एक गुप्त स्थान पर ले चलो। मैं तुम्हें अमर कब्रिस्तान आरेख का रहस्य बताऊंगी। यू लैन, तुम। जियाओ यांगलोंग बेहद चिंतित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जियाओ युलान और किन यून की शादी से उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। अगर वह उससे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में शादी कर ले तो उसे भरपूर इनाम मिल सकता है। उसे भविष्य में साधना के संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी साधना जितनी ऊंची होगी, उसे उतने ही ज्यादा साधना संसाधनों की जरूरत होगी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तुरंत अच्छी प्रगति की जरूरत थी, इसलिए संसाधन प्राप्त करने के लिए उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। तियान शियाओ साम्राज्य पर नियंत्रण करने के बाद उसने खजाने में मौजूद सभी क्रिस्टल सिक्के ले लिए और उनका उपयोग अपनी साधना के लिए किया। अध्याय 196। शुई येहुई ने हंसते हुए कहा, किन यू, जियो युलान, अगर आपको अमर कब्रिस्तान मिल जाए और आप जाने के लिए बहुत कमजोर हैं तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। अमर कब्रिस्तान। ये सुनकर मुख्य हॉल में बैठे लोग तुरंत उत्साहित हो गए। नानगोंग और उत्तरी महल के लोग मन ही मन अपने फैसले पर पछता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें किन युन के प्रति इतना ठंडा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। किन युन को पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने देखा कि नानगोंग और उत्तरी महल के लोग शुई यी हुई से कितनी ईर्ष्या करते हैं तो उसके दिल में एक संतुष्टि का भाव आया। उसने जियाओ युएलन को साथ लिया और जी वुफेग और बाकी लोगों को अलविदा कहकर बड़े हॉल से बाहर निकल गया। महल में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल के लोगों को भी घटना के बारे में पता चल गया था। यहाँ तक कि महल के बाहर मुख्य सड़क पर मौजूद लोग भी इस खबर से उत्साहित थे। अभी दानव राजा अपने लोगों को महल में हर जगह ये परिवार के अवशेषों पर कब्जा करने के लिए ले जा रहा था। जब महल में लोगों ने किन यून को देखा तो उन्होंने आदरपूर्वक झुककर उन्हें महामहिम युवराज कहकर संबोधित किया। तियान किन शाही महल में गुप्त मार्ग सबसे गुप्त था। किन यून शियाओ युएलन को सम्राट के शयन कक्ष वाले बगीचे में ले गया। ये देखकर कि उसके आसपास कोई नहीं है, वह एक बड़े कुएं में घुस गया।
कुएं की दीवार पर एक यंत्र लगा था। उसे दबाने पर एक दरवाजा खुल जाता था। जियो युलान को भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इस तरह का गुप्त मार्ग शाही महल में एक बहुत ही सामान्य बात थी। गुप्त मार्ग में प्रवेश करने के बाद किन युन ने चमकदार मोती निकाला और मार्ग को रोशन कर दिया। उसने पूछा, युलैन, क्या तुम युमेई के बारे में चिंतित हो? जियो युएलांग ने सिर हिलाया। हालांकि जियो यांगलोंग ने मेरी छोटी बहन को यहाँ नहीं भेजा, फिर भी मैं चिंतित हूँ। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह ठीक है, मैंने उसे बचा लिया, वरना किन जेंगफेंग और जियो यांगलोंग आज इतनी बुरी तरह हारते नहीं। सचमुच। जियाओ युलान के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। ये बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली थी। बेशक ये सच है, वह दिव्य शिलालेख महल में है, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जियो युलान को बताया कि कैसे उसने जियो युमी को बचाया और जियो जुवानकिन के साथ क्या हुआ। आंटी को भी लगभग तकलीफ हो ही गई। मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। जियाओ युएलन ने धीरे से आह भरी। शाही पिता अब सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं और अपना दिमाग खो चुके हैं, पूरी तरह से जियाओ यांगलोंग और रानी के नियंत्रण में। शुक्र है तुमने उस बदसूरत कमीने को मार डाला, वरना आज की बातें और भी ज्यादा बढ़ जाती। तियान जियाओ की महारानी जियाओ यांगलोंग की समर्थक थी, लेकिन सोलशेक पाउडर से प्रभावित होने के बाद वह स्थिति को पलटने में असमर्थ रही और किन युन द्वारा मार दी गई। किन युन ने चमकदार मोती लिया और दीवार से सटकर बैठ गया। उसने जियाओ युएलन के सुंदर और आकर्षक चेहरे पर रोशनी डाली और पूछा, युएलन, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें बचपन में बचाया था, क्या ये सच है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? जियाओ युएलन ने उत्तर दिया, जब तुम छोटी थी, जब तुम तियान जियाओ साम्राज्य में आईं, तो तुम मेरे साथ खेल खेलती थीं और बहुत शरारती थीं। बाद में तुमने मेरी मदद की, तुम उन लोगों से लड़ी जिन्होंने मुझे परेशान किया था और तुम्हें बहुत गंभीर चोटें आईं। तुम्हारी बड़ी बहन महागुरु ने ही तुम्हें ठीक किया था। इसके बाद ही किन युन क्यूई माइलियन से मिलने के लिए क्यूई साम्राज्य में गए। किसी ने मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। किन युन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। साले, सच सच बताओ, तुमने कितनी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया? क्या युमेई भी गिनी जाती है? जियो युलैन ने मुंह बिचकाते हुए कहा। उसकी आंखों में छिपी कड़वाहट भरी थी। एक भी नहीं। टीचर यांग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कम से कम उन्होंने मेरी सबसे बुरी हालत में तो मेरा ख्याल रखा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो बहुत खूबसूरत भी हैं। मुझे वो बहुत पसंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें उस तरह पसंद करता हूँ। किन युन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हुन्फ। जियो युलान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। किन युन ने आह भरी। शिक्षक यांग और जियो यांगलोंग की सगाई हो गई है। क्या जियो यांगलोंग ने उसे धमकाने के लिए कोई तरीका अपनाया? अगर तुम जियाओ यांगलोंग को मार दोगे तो टीचर यांग तुम्हारे हो जाएंगे। खूब मेहनत करो। जियाओ युलान ने ईर्ष्या से भरकर धीरे से कहा। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, युलैन, मैं तो मजाक कर रहा था। टीचर यांग की नज़र में मैं बस एक छोटा भाई हूँ, लेकिन मुझे उसे बचाना ही होगा। उसने मेरी बहुत मदद की है। जियो युलैन ने सिर हिलाया। बड़ी बहन यांग बहुत अच्छी इंसान है। हम जियो यांगलोंग को उन्हें मुसीबत में डालने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। हमें उनकी मदद करनी होगी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें जरूर धमकाया गया था, वरना वो बच निकलती। उनकी शादी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, वरना ये कब की हो गई होती। उसके जैद जैसे चेहरे पर अचानक गुस्से की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसने सख्ती से पूछा, किन युन, तुमने मुझे हॉल में ही क्यों ठुकरा दिया? तुम तो मुझे तलाक देने का भी इरादा रखते थे। तुम्हारे लिए मेरी गहरी भावनाएं व्यर्थ गईं। तुमने झूठ बोला था कि बाहर तुम्हारी कई औरतें हैं और मैं बहुत परेशान हो गई थी। किन युन ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मैं तो बस जियाओ यांगलोंग के कुछ 100 मिलियन क्रिस्टल सिक्के लेने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता अभी जिंदा हैं, इसलिए वो तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने देंगे। जियाओ युएलन ने उसकी बात सुनी और कहा जा सकता है कि वह शांत हो गई। उसने कहा, आखिरकार तुम एक कुशल शिलालेखकार हो, क्या तुम खुले में क्रिस्टल सिक्के नहीं कमा सकते? किन युन ने आह भरी। कोई और रास्ता नहीं है। जब हमें जियाओ यांगलोंग जैसी कुतिया मिले तो हमें उसकी पिटाई कर देनी चाहिए। जियाओ युएलन को लगा कि यह उचित है और उसे कुछ हद तक अपराध बोध भी हुआ। उसने किन युन को जियाओ यांगलोंग से उसके क्रिस्टल सिक्के चुराने नहीं दिए। उसने सिर हिलाया और कहा, ये सच है। मुझे तुम्हारा सौभाग्य बिगाड़ने के लिए सचमुच खेद है। वह भी दीवार के पास जमीन पर बैठी थी। वह किन युन के सामने बैठी थी। उसने सादा वस्त्र पहना हुआ था। अब उसका व्यवहार रूखा नहीं था, बल्कि वह सुंदर और सुडौल लग रही थी, जिससे एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण भाव झलक रहा था। उसके जैद जैसे चेहरे पर हल्की मुस्कान भी उसे कोमल और गर्मजोशी का एहसास दिला रही थी। वह बिल्कुल जियाओ युमेई जैसी ही थी। उसके ठंडे और घमंडी बाहरी रूप के नीचे उसका असली रूप छिपा था और वह सबसे खूबसूरत भी थी। आखिरकार वह और जियाओ युमेई ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थीं, इसलिए उन्हें खुद को डरावना दिखाना ही था, वरना उन्हें और भी ज्यादा परेशान किया जाता। किन युन ने अमर कब्रिस्तान का चित्र निकाला और जमीन से धूल उड़ाकर उसे साफ जमीन पर रख दिया और कहा, युलैन, यह वही अमर कब्रिस्तान का चित्र है जो मेरी माँ ने प्राप्त किया था। जियो युलान ने अपनी हथेली खोली और क्यूई मिलान की तरह ही एक बहुत छोटा अमर कब्रिस्तान आरेख निकाला। इसके बाद अमर कब्रिस्तान का चित्र धीरे धीरे आकार में बढ़ता गया। ये किन युन के चित्र जैसा ही था। जब मेरी माँ ने मुझे अमर कब्रिस्तान का चित्र दिया तो उन्होंने बताया कि 3 और भी हैं। जैसी की उम्मीद थी, उनमें से एक तुम्हारे हाथ में है। जियाओ युलान ने चौंकते हुए कहा। छोटी मेई लियान के हाथों में एक और है। उसने मुझे पहले ही दिखा दिया है। जब किन युन ने उसका जिक्र किया तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ की हड्डियां नष्ट हो चुकी हैं और वह कुछ नहीं कर सकती। वह बस अपने हाथ मल सकती थी और दर्द सह सकती थी। जियो युलान किम यून के समान ही थी और उसे क्यूई मिलान के लिए दुख महसूस हुआ। आपने पहले ही क्यूई यू को नष्ट कर दिया है, लिटिल मेई निश्चित रूप से बहुत खुश होगी, जियो युलान ने किम यून के बगल में बैठते हुए कहा। किम यून ने सिर हिलाया। छोटी मेई लियान की माँ और हमारी सभी माएँ इसलिए मर गईं क्योंकि उन्हें अमर कब्रिस्तान का चित्र मिला था। वे तीनों एक ही गांव की अच्छी सहेलियां हैं। अमर कब्रिस्तान का चित्र मिलने के बाद वे तीनों साम्राज्यों के महलों में प्रवेश कर गईं। जियाओ युएलन को इस बात का पता ही नहीं चला। उसने आश्चर्य से किम यून को देखा। क्या तुमने सच कहा? मेरी माँ ने मुझे यह नहीं बताया। बेशक ये सच है। ग्रैंड प्रीसेप्टर बड़ी बहन के हाथों में एक और अमर कब्रिस्तान आरेख भी है। जैसे ही किम यून ने बात की, उसने जियो युलान के अमर कब्रिस्तान आरेख को लिया और इसे अपने अमर कब्रिस्तान आरेख पर रख दिया। दो अमर कब्रिस्तान आरेख तुरंत एक धुंधली सुनहरी चमक के साथ बह निकले। युलैन, जियाओ युन, जी किरो की मधुर आवाज गूंजी। बड़ी बहन ग्रैंड प्रीसेप्टर, ये हम हैं। किम यून ने खुशी से चिल्लाया। लगता है अब तुम दोनों साथ हो, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। जी किरो खिलखिलाकर बोली। जियाओ यून, बेहतर होगा कि तुम युलैन को परेशान न करो। तुम्हें उसकी रक्षा वैसे ही करनी होगी जैसे तुम बचपन में करते थे। किम यून ने आत्मसंतुष्ट जियाओ युलैन की ओर देखा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। वो अभी मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। उसी ने मुझे धमकाया था और ये भी कहा था कि वो मेरी रक्षा करना चाहती है। अच्छा काम, युलैन। जी किरो मुस्कुराई। जियाओ युलान का चेहरा खुशी से भर गया जब उसने पूछा, बड़ी बहन, ग्रैंड प्रीसेप्टर, आप कहाँ हैं? हम आपसे मिलना चाहते हैं। तुम मुझे भविष्य में जरूर देखोगे। अभी अमर कब्रिस्तान के बारे में मत सोचो, बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। इस छोटी सी मूर्ख और क्यूई मिलियन का अच्छे से ख्याल रखना, उसे तंग मत करने देना। जी किरो ने कहा। क्यूई मिलियन का जिक्र आते ही किम यून और शियाओ युएली के चेहरे शर्म से लाल हो गए। वे जी किरो को ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम लोग खूब मेहनत करो। अलविदा। जी किरो की बात खत्म होने के बाद जियाओ युलान ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किम यून पहले से ही जी किरो के कार्यों का आदी था, इसलिए उसने जियाओ युलान को हार मानने की सलाह दी। युलैन, मेरे पास तियान जियाओ शाही मकबरे की चाबी है। किम यून ने चाबी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बॉस जी और अन्य लोगों के साथ मिलकर हासिल किया है। जियाओ युलैन ने इसे देखा और बहुत खुश हुई। उसने कहा, वाह, बहुत अच्छा। मैंने बहुत पहले सुना था कि जियाओ यू टावर पर हमला हुआ था। मुझे लगा था कि आंटी ने ही किया है। उसने किम यून को चाबी लौटा दी और कहा, जब हमारे पास पर्याप्त ताकत होगी तो हम अंदर जाकर देख सकते हैं। कहते हैं कि अंदर बहुत सी अच्छी चीजें छिपी हैं। जियाओ यांगलोंग ने शुरू में मेरी शादी के साथ यह चाबी देने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारे हाथों में पड़ जाएगी। किम यून बहुत उत्सुक था। चाबी मिलने के बाद उसने पूछा, और बात यह है कि किम जिनफिग और उसके साथियों ने ऐसी क्या शर्तें रखी कि जियाओ यांगलोंग इतना भावुक हो गया कि वह अपनी पुश्तैनी कब्रें भी बेच देगा? जियो युलैन ने कहा, मुझे पता है कि वे तियान किन साम्राज्य की 2 क्रिस्टल खदानें जियो यांगलोंग को देने को तैयार हैं। इस तरह वह अपनी साधना के लिए और भी अधिक क्रिस्टल सिक्के प्राप्त कर सकेगा। ये दोनों क्रिस्टल खदानें बहुत कीमती थीं। अगर जियाओ यांगलोंग इन्हें हासिल कर लेता तो वह निश्चित रूप से इन पर भरोसा करके तेजी से आगे बढ़ पाता। किम जेंग फेंग और बाकी लोगों की नज़र सिर्फ मेरे अमर कब्रिस्तान आरेख पर ही नहीं थी, बल्कि वे मेरी बैंगनी सोने की ड्रैगन मार्शल आत्मा पर भी नजर गड़ाए हुए थे। मैंने बड़ी बहन यांग से सुना है कि ये परिवार के ये चांग चाओ आत्मा स्थानांतरण और आत्मा शिरा स्थानांतरण की कला जानते हैं। किम यून ने एक आत्मा सील मोती निकाला और अपने बाएं हाथ से एक उंगली जितनी सुनहरी बिजली की तलवार निकाली। यह वही सुनहरी बिजली की तलवार थी जो उसने किम जिनफिग के शरीर से निकाली थी। उसने मार्शल आत्मा को सोल सीलिंग ऑब में डाला और मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी की मार्शल आत्मा केवल गोल्ड रैंक की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना कमजोर है। जब जियाओ युलान ने सुनहरी बिजली की तलवार देखी तो वह चौंककर किम यून को देखने लगी। तुमने ये कैसे किया? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि तुमने सचमुच आत्मा शोधन की कला में महारत हासिल कर ली है? बेशक, किम यून ने हंसते हुए कहा, जब मैंने किम जिनफिग के साथ प्रतिस्पर्धा की थी तो मैंने उसे तुरंत बाहर निकालने से पहले उसे अचेत करने के लिए एक मानसिक हमले का इस्तेमाल किया था। जियो युलैन ने उसे हल्के से थपथपाया और प्यार से डांटते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करते पकड़े गए तो ये बहुत जोखिम भरा है। पिछली बार जब तुम जियो लैंग के साथ अभ्यास कर रहे थे तो तुमने उसे बता दिया था कि तुम्हारे अंदर कंपन मार्शल स्पिरिट है। गनीमत रही कि मैंने उसे बाद में चैन की नींद सोने दी, वरना यह मामला जरूर उजागर हो जाता। मेरे शरीर के सारे राज पूर्वी महल के उन बूढ़ों ने खोज निकाले थे, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे पास अमर कब्रिस्तान का चित्र है, और ये तो दूर की बात है कि मेरे पास बैंगनी सोने की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट है। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे अच्छी तरह छिपाया था। यहाँ तक कि शिक्षक डू, जो एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा वाले अभ्यासी थे, उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी आंतरिक युवान ऊर्जा अभी भी मौजूद है। सच में, जियाओ युलान को भी यकीन नहीं हुआ। फिर उसने अपना हाथ किम यून के पेट पर रखा और आगे पीछे दबाया। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? किम यून ने भी अपना पेट सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, युएलिन, तुम्हारे पास एक मानसिक ऊर्जा मार्शल स्पिरिट, एक बैंगनी सोने की ड्रैगन मार्शल स्पिरिट और एक अन्य मार्शल स्पिरिट है।
ये बहुत रहस्यमय लगता है। जियो युलान ने किन यूं का हाथ हटाया और धीरे से कहा, राज, अगर तुम मुझे एक दिन हरा सको तो मैं तुम्हें अपनी तीसरी मार्शल स्पिरिट के बारे में बताऊंगी। अब उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि किन यून में अभी भी उसकी आंतरिक युआन ऊर्जा थी। इसका मतलब था कि उसकी दोनों युद्ध शक्तियां नष्ट नहीं हुई थीं। अब उसकी साधना में कोई समस्या नहीं आएगी। जियाओ युलान ने किन यूं के पेट की मांसपेशियों को चुटकी बजाते हुए पूछा, जब तुम यू काई के साथ युद्ध कर रहे थे तो तुमने अपनी आंतरिक युआन ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखा? उस समय बड़ी बहन यांग भी वहां थी। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम्हारी युआन ऊर्जा तुम्हारे डेंटियन में नहीं थी और उन्होंने तुम्हारा पेट फटते देखा था। जब वह मुझे ये बताने वापस आई तो वह उदास लग रही थी। अध्याय 197। किन यून ने अपनी बाह की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। जब मैंने यू काई के साथ युद्ध किया था तो मैंने समय रहते अपने भीतर के युआन इस बाह में स्थानांतरित कर दिए थे, इसीलिए यह नष्ट नहीं हुई। जियो यू लैन ने किन यूं की शेर वाली भुजा देखी और चिंतित होकर बोली, तुम्हारी भुजा पर स्वर्गीय शेर का कुलदेवता मर गया है, क्या ये ठीक है? एल्डर लुओ बहुत गंभीर हो रहे हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ। नहीं, चूंकि स्वर्गीय सिंह की भुजा में आत्मा नहीं है इसलिए मैं केवल एक को ही परिष्कृत कर सकता हूँ। क्या मैंने आत्मा शोधन तकनीक में महारत हासिल नहीं की है? यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। किन यून बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा। किन यूं की बात सुनकर जियो युलान को भी बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। आओ बाहर चलें। शाही पिता को पहले ही बाहर के मामलों से निपट लेना चाहिए था। किन यूं ने जियाओ युलान को गुप्त मार्ग से खींचा और दूसरे निकास द्वार से बाहर निकल गया। मुख्य हॉल में मौजूद सभी लोग पहले ही महल छोड़ चुके थे। जब किन यून और शियाओ युएलन वहां पहुंचे तो केवल दानव राजा और किन लॉन्ग के साथ 1 दर्जन अन्य लोग तथा शुई यी हुई वहां मौजूद थे। जियाओ यूं, मैंने महल का सारा काम दानव राजा को सौंपने का फैसला किया है। वह मेरा पुराना दोस्त है। किन लॉन्ग ने भूरे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी को देखा और हंस दिया। दानव राजा जेनरेन मेंग फेई लिंग के दादा थे। किन यून और मेंग फेई लिंग के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। किन लॉन्ग ने बहुत पहले ही गुप्त रूप से दानव राजा को सूचित कर दिया था कि वह यहाँ लोगों को इकट्ठा करने की व्यवस्था करे। यही कारण था कि वह ये कबीले और अन्य लोगों को पल भर में बंदी बनाने में सक्षम हो गया। किन यून ने दानव राजा जेनरेन और कुछ अन्य बुजुर्गों को प्रणाम करने से पहले सिर हिलाया। मेंग फेई लिंग ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई यून, बधाई हो। आखिरकार तुम फिर से युवराज बन गए हो और तुम इतनी अच्छी पत्नी से शादी भी कर सकते हो। जियो यू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन फेई लिंग, आपको भविष्य में उस पर नजर रखने में मेरी मदद करनी होगी। उसे स्टार जुवान वू अकादमी में हर जगह उपद्रव मचाने न दें। जरूर। मेंग फेई लिंग हंसा। यू लैन, चलो पूर्वी महल में वापस चलते हैं। पूर्वी नीली आत्मा महल से बड़े शुई ने कहा। वह यहाँ रुकने का कारण भी जियो यू लैन के साथ नीली आत्मा सितारा महल में वापस जाना था। जियो युलान ने सिर हिलाया और महल छोड़ने से पहले किन यूं और किन लॉन्ग को अलविदा कहा। किन लॉन्ग ने किन यून के कंधे पर थपथपाया और गंभीर स्वर में कहा, आज तुम बहुत थकी हुई हो, पहले जाकर आराम करो, ये हम पर छोड़ दो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तो तुरंत स्टार जुवान वू अकादमी लौटाना। तुम्हें जल्द से जल्द और भी मजबूत बनना होगा। किन यून ने भारी भाव से दानव राजा और उसके साथियों को देखा, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं पहले स्टार जुवान वू अकादमी वापस जाऊंगी, मेंग फेलिंग ने कहा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। साफ जाहिर था कि उसे कुछ पता था। मेंग फीलिंग के चले जाने के बाद किन यून भी महल छोड़कर चला गया। हालांकि किन यून इसी महल में पला बड़ा था लेकिन वह हमेशा महारानी के कब्जे में रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चैन से आराम कर सके, इसलिए वह दिव्य शिलालेख महल में चला गया। जब किन यून दिव्य शिलालेख महल के स्वीट में पहुंचे तो उन्होंने डुआन कियान और जियो यू मेई को तियान किन पैलेस के मुख्य हॉल में हुई घटना के बारे में बताते हुए देखा। भाई, जब जियो यू मेई ने किन यून को देखा तो वह बहुत खुशी से चिल्लाई। डुआन कियान जाने से पहले हंसा। किन यून ने उसके सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए कहा, यू मेई, तुम्हारी बहन ठीक है। देखो, मैंने उसका वो कर्ज चुका दिया है जो उसने मुझ पर तब लिया था। तुम सच में वफादार हो। जियो यू मेई ने उसके कंधे पर थपथपाया और एक छोटी बच्ची की तरह हंसी। क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? उसने चिंतित होकर पूछा। किन यून पहले ही सफेद कपड़े पहन चुका था। उसने हल्के फुल्के शिलालेख पहने हुए थे और उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। उसने कहा, कोई गंभीर बात नहीं है, एक रात के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब मैं यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा तो मैं तुम्हें आंटी जियाओ से मिलवाने ले जाऊंगा। जियाओ यू मेई ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। भविष्य में तुम मेरे जीजा बनोगे लेकिन हमेशा मेरे भाई ही रहोगे। तुम उस कमीने जियाओ यांगलोंग से बहुत बेहतर हो। किन यू ने एक सोल सीलिंग पल निकाला जिसमें गोल्डन लाइटनिंग स्वॉर्ड मार्शल सोल था। फिर उसने जियो यू मेई को बताया कि उसने इसे किन जिंगफेंग से लिया था। जियो यू मेई ने खुशी से अपना छोटा सा दर्पण निकाला और उसमें गोल्ड थंडर स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट की नकल की। किन यून ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह तुम और मैं शाही महल में प्रवेश करेंगे। अंदर अभी भी कई योद्धा आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं। जियाओ यू मेई भी शरारत से हंसी। बहुत बुरी, लेकिन मुझे ये पसंद है। टीएल नोट, ये लड़की कमाल की है। किन यून ने पूरी रात आराम किया, उसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। आसमान साफ होने से पहले ही उसे जियाओ यू मेई ने जगा दिया। उसके बाद वह तियान किन महल की ओर चल पड़ा। शाही महल पहुंचने पर सूरज उग चुका था और सुबह की गर्म सुनहरी रोशनी फैल रही थी।
इससे पूरा शाही महल जीवंत और ऊर्जावान लग रहा था। तियान किन पैलेस के मुख्य हॉल के अंदर किन लॉन्ग काले कपड़े पहने हुए था और खाली मुख्य हॉल को देखते हुए वह अतीत के बारे में सोच रहा था। जियो यू मेई ने जब किन लॉन्ग को देखा तो वह चिल्लाई, अंकल लॉन्ग। छोटी यू मेई, किन लॉन्ग ने जवाब देते हुए हंस दिया। जियाओ यू मेई ने धीरे से पूछा, अंकल लॉन्ग, क्या आपने मेरे पिता को देखा है? क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? किन लॉन्ग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने सिर हिलाया। अब वह सिर्फ एक कठपुतली है। मुझे आश्चर्य है कि जियाओ यांग लॉन्ग और उसकी माँ ने उसके खिलाफ कौन सी दुष्टता का इस्तेमाल किया होगा। किसने उसे जियो यांग लॉन्ग को इतना बिगाड़ने के लिए कहा था? उसने तो जरा भी सावधानी नहीं बरती। जियो यू मेई ने धीरे से आह भरी। किन लॉन्ग ने किन यून के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो चलें और उन गद्दारों से निपटें। जियो यू मेई की नम आंखें तुरंत चमक उठीं। उन गद्दारों की मार्शल स्पिरिट्स निश्चित रूप से अच्छी होंगी, उसने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। जल्दी करो और जाओ, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करो। किन लॉन्ग, किन यून और शियाओ यू मेई को शाही महल में ले आए और एक तहखाने में प्रवेश किया। किन लॉन्ग ने कालकोठरी के सभी पहरेदारों को हटा दिया था। महारानी ये और उनके साथियों के अलावा वहां सिर्फ किन यून और शियाओ यू मेई ही बचे थे। जब महारानी ये और अन्य को पकड़ लिया गया तो उन्हें विशेष जंजीरों से बांध दिया गया, जिससे उनके लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना असंभव हो गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जिससे उनका भागना असंभव हो गया। ये रानी ये है। जियाओ यू मेई के प्रवेश करते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। जियो यू मेई, रानी ये सदमे में चिल्लाई। महारानी ये और उनके साथियों ने सोचा कि जियाओ यू मेई को जियाओ जुवानकिन ने बचा लिया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे किन यून के साथ होंगे। तुम मुझे जानते हो, लगता है हम मिले ही नहीं। जियाओ यू मेई ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और मुस्कुराई। तुम तियान जियाओ साम्राज्य की रानी जितनी ही घृणित हो। हालांकि वह मार्शल दाव क्षेत्र में है, लेकिन वह तुमसे पहले मर गई। किन यून बिना कुछ कहे महारानी ये के पेट पर हाथ रख दिया। एक गुरगुराहट के साथ उसने उनकी योद्धा आत्मा को निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद महारानी ये ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसके बगल में यान का ड्यूक हक्का बक्का होकर देख रहा था। उसका दिल डर से भर गया था क्योंकि वह समझ सकता था कि किन यून महारानी ये की मार्शल स्पिरिट निकाल रहा था। गोल्डन थंडर मार्शल स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। किन यून ने मार्शल सोल को सोल सीलिंग पल में डालने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक मार्शल स्पिरिट निकाल रहे हो, यह एक बुरी कला है। ड्यूक ऑफ यान घबरा गया। फिर उसने दरवाजे पर खड़े किन लॉन्ग की ओर देखा और दुखी स्वर में चिल्लाया, महाराज, ये बूढ़ा नौकर मेरी गलतियों को जानता है। मुझे महामहिम युवराज की आत्मा की नस नहीं निकालनी चाहिए थी। कृपया मुझे जीवन भर के लिए कैद कर दें। किन लॉन्ग भावशून्य होकर वहीं खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। यान के ड्यूक ने दर्द से चिल्लाया जब किन यून ने उसकी मार्शल आत्मा को निकालना शुरू किया। महारानी ये चिल्ला उठी। उनकी लड़ाकू भावना खत्म हो गई थी। आंतरिक युवान पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उनका ये परिवार खत्म हो गया था। तुम सबने उस समय यून र को बहुत चोट पहुंचाई थी और मुझे मारने की साजिश भी रची थी। उसके बाद भी तुम सब रानी की लाश को नष्ट करना चाहते हो। मैं तुम सबको इतनी जल्दी मौत की सजा न देकर पहले ही दया दिखा रहा हूँ। किन लॉन्ग ने ठंडी सांस ली। जियो यू मेई ने आईना पकड़ा और यान गुओ की मार्शल स्पिरिट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये प्लेटिनम विंड मार्शल स्पिरिट है, बुरा नहीं है। मैं हमेशा से एक विंड मार्शल स्पिरिट चाहती थी, आखिरकार मुझे मिल ही गई। हालांकि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन कॉपी करके वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। शायद भविष्य में वह इसका इस्तेमाल कर पाए। उन पुराने अधिकारियों की मार्शल आत्माएं ज्यादातर सिल्वर मार्शल आत्माएं थीं, जो वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थीं। जियाओ यू मेई उन्हें पसंद भी नहीं करती थी और उन्हें देखने के लिए शीशे का इस्तेमाल भी नहीं करती थी। जब उनकी मार्शल स्पिरिट निकाली गई तो वे सभी अपना आधा जीवन खो चुके थे। अब अंततः उन्हें किन यून की आत्मा की नस निकाले जाने का दर्द, साथ ही असहायता और निराशा का एहसास हुआ। और उस समय किन यून केवल 10 साल का बच्चा था। किन यून, तुम एक आत्माभक्षी दानव हो। यान के ड्यूक की कमजोर आवाज निराशा और भय से भरी थी। भले ही मैं एक दुष्ट राक्षस हूँ, मुझे आपने व्यक्तिगत रूप से पाला है। आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको आपके रास्ते पर भेज दूंगा। किन यू ने एक भूत के सिर वाला कृपाण निकाला। रुको, मुझे करने दो, मुझे करने दो। जियाओ यू मेई खिलखिलाकर हंसी और कुछ जहरीली सुइयां निकाल लीं। उसने अपने जैड जैसे दांत दिखाते हुए कहा, ये जहरीली सुइयां मुझे किन फैंग ने दी थीं। मैंने सुना है कि महारानी ये ने उन्हें आत्मरक्षा के लिए दी थीं। जब महारानी ये ने जहर की सुई देखी तो वह सदमे के कारण बेहोश होने से पहले चीखने से खुद को नहीं रोक सकी। स्पष्टतः वह स्वयं इस जहरीली सुई से बहुत डरती थी। जियो यू लैन ने अपने दिमाग से जहरीली सुइयों को नियंत्रित किया और उन्हें उड़कर अंदर मौजूद 10 लोगों पर वार करने लगी। फिर उसने कहा, किन फैंग ने कहा था कि महारानी ये अक्सर महल की नौकरानियों और अपने दुश्मनों को यातना देने के लिए इन जहरीली सुइयों का इस्तेमाल करती हैं। मैं अब उनसे निपटने के लिए इनका इस्तेमाल करूंगी। जहर दिए जाने के बाद ऊपरी तौर पर कोई बदलाव नहीं आया, बस दर्द बहुत ज्यादा था। बेहोश महारानी दर्द से जाग उठी। ये बुराई का बदला है। किन लॉन्ग ठिठक कर हंसा। अगर वह गुप्त रास्ते से बाहर न निकलता तो महारानी की जहरीली सुइयों से उसे यातनाएं मिल सकती थीं। किन यून ने कई युद्ध आत्माएं प्राप्त की थीं, लेकिन उनमें से ज्यादा अच्छी आत्माएं नहीं थीं। घटिया आत्माओं का अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। आत्मा शोधन तकनीक का सबसे शक्तिशाली पहलू ये था कि इसमें व्यक्ति की युद्ध आत्माओं को मजबूत करने के लिए शिलालेखों को उकेरना पड़ता था। उन्हें मिलाने के बाद व्यक्ति और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था।
शाही महल के मामले दानव भगवान और अन्य लोगों को सौंप दिए गए हैं। मैं भी शांति से साधना कर सकता हूँ। सच कहूँ तो हालांकि मैं सम्राट हूँ, मैं शाही महल के मामलों का प्रबंधन शायद ही कभी कर पाता हूँ। जब किनलॉन्ग ने देखा कि यान के ड्यूक और बाकी लोग मर चुके हैं तो उसने कुछ अग्नि ताबीज निकाले और उन सभी को जला दिया। पिताजी, क्या जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है? किन युन ने पूछा। हाँ, दानव राजा झेंगलोंग क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में है और उसे पता चला है कि क्लाउड ड्रैगन नदी को पार करने वाले दुष्ट जानवरों और भूत जानवरों का एक बड़ा समूह होगा। किनलॉन्ग ने गंभीर स्वर में आह भरते हुए कहा, मैंने पहले ही मंजूरी दे दी है कि मैं राष्ट्रीय खजाने के सभी क्रिस्टल सिक्कों का इस्तेमाल हमारे तियान किन साम्राज्य के 10 बड़े शहरों और 50 छोटे शहरों की रक्षा के लिए करूंगा। एक बार जब बड़ी संख्या में दुष्ट जानवर और भूत घुस जाएंगे तो शहर की दीवारों के बाहर बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। किन युन और शियाओ युमेई ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। उन्होंने पूछा, ये भीड़ कब आएगी? दिव्य शिलालेख महल में वापस आकर किन यू ने जियो युमेई को बताया था कि जियो जुवान किन क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में है। अगर जानवरों का एक झुंड दिखाई देता तो क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में छिपे जियो जुवान किन को खतरा हो सकता था। इसलिए किन यू और जियो युमेई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि जानवरों की भीड़ कब आएगी। इससे उन्हें जियो जुवान किन को जल्दी से बचाने में मदद मिलेगी। अध्याय 198। किनलॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी यकीन नहीं है। दानव राजा झेनरेन ने कहा है कि जानवर अभी अभी नदी पार कर आए हैं और जल्द ही आएंगे। बाकी शहरों ने रात में ही अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है। किन युन को क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में जियाओ जुवान किन की चिंता हुई। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, मुझे क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला जाना है। आंटी जियाओ अभी भी अंदर हैं, मैं भी जाऊंगी। जियो युमेई भी अपनी चाची के बारे में बहुत चिंतित थी। किनलॉन्ग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इस तरह तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। अपना निर्णय लेने के बाद वे तुरंत शाही महल से बाहर निकल गए और शाही शहर से बाहर निकलकर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गए। जियो शुवानकिन ने किन युन को एक नक्शा दिया था जिसमें बताया गया था कि वह कहाँ छिपी हुई है। किनलॉन्ग ने नक्शे को देखा और स्थान को याद कर लिया। फिर वह किन यू और उसके साथियों को लेकर हवा में उड़ गया और क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया। जियो जुवानकिन एक पहाड़ की चोटी पर एक गुफा में छिपा हुआ था जो क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के भीतर बहुत गहराई में नहीं था। जब किन युन और उनके साथी उस इलाके में पहुंचे तो उन्हें वहां से गुजरती हुई भीड़ का कोई निशान नहीं दिखा। उन्हें भी तसल्ली हुई। बहुत जल्दी ही उन्हें जियो जुवानकिन मिल गया। जब जियाओ जुवानकिन ने जियाओ युमेई को देखा तो वह खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। उसे हमेशा से चिंता थी कि किन यू जियाओ युमेई को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद उसे पता चला कि सगाई समारोह के दौरान क्या हुआ था। वह ये जानकर बहुत खुश हुई कि जियो युएलिन पूरी तरह से जियो यांगलोंग के नियंत्रण से बच गई थी और उसने तुरंत किन युन को धन्यवाद दिया। सोलशेक पाउडर के मामले में जियाओ जुवानकिन की बदनामी हो रही थी, लेकिन किन यू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जियाओ जुवानकिन को तियानकिन शाही शहर के दिव्य शिलालेख महल में ले आया और वहां उसकी साधना की व्यवस्था की। जियो युमेई भी उसके साथ थी। इस तरह किन युन भविष्य में अक्सर उसके साथ खेलने आता। किन युन को क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से लौटने में 3 दिन लगे। वह स्टार जुवान वो अकादमी लौटने के लिए तैयार था। जियो जुवानकिन की जियो युमेई पर नजर के साथ वह दिव्य शिलालेख महल में साधना करते हुए निश्चिंत थी। रात के समय किन युन और किनलॉन्ग तियानकिन पैलेस के शाही महल में एक ऊंची मीनार के शिखर पर खड़े होकर आकाश में चमकते तारों को निहार रहे थे। किनलॉन्ग ने अपना आधा चेहरा ढकने वाला नकाब उतार दिया और किन युन की ओर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी युन, तुम्हें अंदाजा तो होना चाहिए था कि मैं नकाब क्यों पहने हुए हूँ, है ना? किन युन ने किनलॉन्ग के दाहिने गाल पर टैटू देखा और तुरंत सिर हिला दिया। ये ड्रैगन टोटेम की विरासत है। यह सही है, मुझे ये ड्रैगन किंग के भाले से मिला है और यह एक टोटेम आत्मा भी है। किनलॉन्ग ने कहा, ये तो बढ़िया है, मेरे मृत कुलदेवता के विपरीत। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। किनलॉन्ग ने कहा, जियाओ युन, तुम्हारा कुलदेवता बहुत खास है और कोई आम कुलदेवता नहीं है, इसलिए इसमें जीवित या मृत जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे ड्रैगन कुलदेवता हासिल किए हुए कुछ साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उसके भीतर की मार्शल आर्ट को समझ नहीं पाया हूँ। फिर भी तुम स्वर्गीय सिंह कुलदेवता से स्वर्गीय सिंह की मार्शल आर्ट सीखने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय सिंह कुलदेवता निश्चित रूप से साधारण नहीं है। किन युन खुद भी इसे महसूस कर सकता था। उस समय उसका सामना स्वर्गीय सिंहों के वंशजों से हुआ था। अगर कुलदेवता सचमुच मर गया होता तो स्वर्ण अग्नि सिंह भी उसे बता देता। किनलॉन्ग ने आगे कहा, 9 सूर्यों के नीचे की दुनिया सुंदरता और रहस्य से भरी है। हम इंसान जिन मार्शल आर्ट्स में निपुण हैं वे इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। पिताजी, मुझे पता है। किन युन ने सिर हिलाया। तुम्हें अपनी मार्शल स्पिरिट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस हमारे लिए एक विशाल अस्तित्व है, फिर भी मार्शल वीरान भूमि में वे अभी भी एक छोटी सी मछली हैं, वरना वे यहाँ आवारा कुत्ते की तरह नहीं आते। उन्होंने जो कहा वह शायद सच न हो। किनलॉन्ग ने शेर टोटेम को लेकर किन युन की चिंता दूर करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। इस सैन्य उजाड़ भूमि में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वास्तव में बहुत कमजोर है। किन युन ने आश्चर्य से कहा। किनलॉन्ग ने आकाश में तारों को देखा और धीरे से कहा, विशाल और प्राचीन सैन्य उजाड़ भूमि सैन्य राष्ट्रों से भरी हुई है। वहाँ अन्य देश भी थे। कहा जाता था कि वे सभी शक्तिशाली सैन्य राजा हैं। एक सैन्य राज्य की शक्ति अत्यंत भयानक होती है। मार्शल उजाड़ भूमि में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जैसे स्पिरिट लेवल सेक्ट हैं।
उनके पास कोई मार्शल किंग नहीं है और केवल स्पिरिट मार्शल फोर्स विशेषज्ञ ही उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वे केवल स्पिरिट लेवल सेक्ट हैं। यदि कोई प्रोफाउंड क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट है तो वह एक प्रोफाउंड रैंक पावर होगा। प्रोफाउंड क्षेत्र के ऊपर मार्शल किंग क्षेत्र होगा। स्कूल को एक मार्शल किंगडम के रूप में विकसित किया जा सकेगा। जहां तक कुछ संप्रदायों की बात है, वे एक विशाल मार्शल साम्राज्य नहीं बनना चाहते, इसलिए वे अपने संप्रदाय के राज्य को चलाते रहते हैं। राजा स्तर के संप्रदाय भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्राचीन राजा स्तर के संप्रदायों से विशाल मार्शल साम्राज्य भी डरते हैं। किन युन ने धैर्यपूर्वक मार्शल डेसोलेट में हो रही घटनाओं को सुना। वह बेहद हैरान था क्योंकि उसकी तुलना में तथाकथित ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस तो कुछ भी नहीं था। कड़ी मेहनत करो, एक दिन हम मार्शल उजाड़ भूमि पर जा पाएंगे। किन लॉन्ग ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें अभी स्टार जुवान वू अकादमी भेज दूंगा। स्टार जुवान वू अकादमी क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बहुत पास थी, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। अगर जानवरों के झुंड का हमला भी होता तो भी चिंता की कोई बात नहीं थी। किन लॉन्ग किन युन को लेकर आए और एक दिन असंख्य तारा झील के ऊपर उड़ते हुए बिताया। रात हो चुकी थी। जैसे ही किन युन आकाश में उड़ रहा था, उसे एक दर्पण जैसी झील दिखाई दे रही थी जिसमें अनगिनत तारों वाला आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। ये बहुत ही सुंदर था। किन युन स्टार जुवान वू अकादमी के प्रवेश द्वार पर आया और किन लॉन्ग को विदाई दी। उसने अपना पहचान पत्र निकाला और स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद वह जल्दी से खजाने वाले पेड़ के जंगल की ओर भागा। पेड़ पर चढ़ा और अपने पेड़ के बिल में घुस गया। जैसे ही किन युन ने पेड़ के छेद में प्रवेश किया, डू गुई मुस्कुराते हुए वहां आ पहुंचा। तुम आखिरकार वापस आ ही गए। तुम सच में बहुत शरारती हो। डू गुई मुस्कुराया और बोला, जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम्हें निषिद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए तरह तरह के तरीके सोचे थे। कौन जानता था कि अचानक कोई उल्कापिंड गिरेगा। मुझे लगा कि तुम मर गए हो और मैं कुछ देर के लिए उदास हो गया। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपको चिंतित कर दिया है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता अभी भी उस लड़की की है, छोटी मेई लियान। वो हमेशा मेरे पास आती है, तुम्हें बचाने की भीख मांगती है। डू गुई ने आह भरी। क्या वह ठीक है? किन युन ने पूछा। डू गुई हंसा और बोला, ये छोटी बच्ची यह जानकर बहुत खुश है कि तुम अभी भी जिंदा हो। कई दुखद बातें भुलाई जा सकती हैं। वह हर सुबह ये देखने आती है कि तुम वापस आए हो या नहीं, और कल सुबह तुम उससे मिलोगे। डू गुई ने आराम करने से पहले कुछ देर तक किन युन के साथ बातचीत की। किन युन अपने कमरे में लौट आया और आंखें बंद कर लीं। उसने स्टार यांग हॉट सूत्र की साधना की और अपने मन में स्टार क्रिस्टल को मजबूत करने के लिए तारों की शक्ति एकत्रित की। उसका मन काफी मजबूत था, इसलिए कई काम करना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। उन्हें संदेह था कि वह इतनी तेजी से शिलालेख और मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। इसका कारण उनकी विशेष मानसिक शक्ति है। आसमान जल्दी ही चमक उठा। किन युन उठा और नहा धोकर नीले कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि क्यूई माइलियन हॉल में बैठी है। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसकी लंबी चोटियां उसकी छाती तक लटक रही थीं। उसने उत्साह से किन युन को देखा। छोटी मेई, क्या तुम खुद ऊपर चढ़ गईं? किन युन ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। बड़े भाई युन। जब क्यू मिलियन ने जीवित किन युन को देखा तो वह खुशी से चिल्लाई और फिर उसके गले लग गई। एक कोमल हंसी के साथ उसने कहा, अब मैं भी उड़ सकती हूँ। क्यूई मिलियन को मेंग फीलिंग से किन युन के मामले के बारे में पहले ही पता चल चुका था। इस समय पूरी स्टार जुवान वू अकादमी उसके मामले पर चर्चा कर रही थी। यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। किन युन ने उसके प्यारे चेहरे को सहलाते हुए पीड़ा भरे भाव से कहा। मैं ठीक हूँ। बड़े भाई यूं अभी जिंदा हैं। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ और आपने क्यूई यू को भी एक बेरहम सबक सिखाया है। क्यूई माइलियन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। साफ जाहिर था कि वो भी एक बहुत ही आशावादी और खुशमिजाज लड़की थी। बचपन में उसे अक्सर तंग किया जाता था और तरह तरह के अपमान सहने पड़ते थे, फिर भी वह कभी दुष्ट नहीं बनी, बल्कि वह जिंदादिल और मासूम बनी रही। यह एक दुर्लभ घटना थी। जब किन यू ने उसके दिल की गहराइयों से आती मीठी मुस्कान देखी तो वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्यूई मिलियन भले ही कोमल दिखती हो, लेकिन उसका दिल बेहद शक्तिशाली है। छोटी मेई लियान, बड़ा भाई तो पहले से ही बहुत अमीर है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, जब मुझे याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। क्यूई मिलियन किन यू को फिर से देखकर बहुत संतुष्ट थी। किन यून और वह एक ऊंचे पेड़ के प्रवेश द्वार पर बैठे थे और स्टार जुवान वू अकादमी के दृश्यों को देख रहे थे। भाई यून, सिस्टर यूएलन आपसे बहुत स्नेह करती हैं। जब आप छोटे थे तब आपने सिस्टर यूएलन की मदद की थी और आपने मेरी भी मदद की है। हमारे दिलों में आप एक महान नायक हैं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी मेई लियान, मैं अब से तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। मैं तुम्हें फिर कभी किसी को परेशान नहीं करने दूंगी। बड़ी बहन ग्रैंड प्रीसेप्टर ने भी यूलैन और मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने और किसी को भी तुम्हें परेशान न करने देने के लिए कहा है। क्यूई मेलान का सुंदर चेहरा खुशी और मीठी मुस्कान से भरा था। मुझे पता था कि जब तक मैं मजबूत हूँ और जीना जारी रखूंगी, एक दिन मैं खुश रहूंगी। इसी समय डू गुई अचानक उड़कर आया। जब किन यून और क्यूई माइलियन ने डू गुई की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो वे जल्दी से हॉल में दाखिल हुए। डू गुई के प्रवेश करने के बाद उसने गंभीरता से कहा, कुछ बड़ा होने वाला है। किन यून ने कुछ सोचते हुए जल्दी से कहा, क्या राक्षसी जानवर और दुष्ट जानवरों के झुंड आ रहे हैं? डू गुई ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही।
ये हमारी उम्मीद से भी तेजी से आ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़े शहर सतर्क हैं। क्यूई मिलान ने कहा, मैंने भी अपने शिक्षक को इस बारे में बात करते सुना है। मैं अभी वापस जाऊंगी। मैं भी और मजबूत बनना चाहती हूँ। किम यून ने उसे सिर हिलाकर हाँ कहा और उसके सिर को सहलाते हुए उसे पेड़ के बिल में भेज दिया। उसने उसे जमीन पर उड़ते और खजाने के जंगल से बाहर निकलते देखा। गुरुजी, हम क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब हैं। अगर हम जानवरों के झुंड से घिर जाएं, तो क्या हम उनसे बचाव कर पाएंगे? किम यून ने पहले भी भूत राजा के स्तर के राक्षसी जानवर देखे थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। डू गुई ने कहा, मैरियट स्टार झील भी एक रक्षात्मक भूमिका निभा सकती है। मैरियट स्टार झील बहुत गहरी है, उसका तल दिखाई नहीं देता और झील का पानी बहुत ठंडा है। हालांकि राक्षसी जानवर क्लाउड ड्रैगन नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। उस समय उड़ने वाले जानवर बस थोड़ा परेशान करेंगे। नदी पार करने वाले राक्षसों की भीड़ निश्चित रूप से बहुत बड़ी थी, अन्यथा डू गुई इतना चिंतित नहीं होता। अगर वह दिन आ गया और हम वहां से चले जाना चाहेंगे, तो क्या ये बेहद खतरनाक नहीं होगा? स्टार जुवान वू अकादमी और तियानकिन इंपीरियल सिटी के बीच काफी दूरी थी। डू गुई ने सिर हिलाया और कहा, ये तो पक्का है। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में करोड़ों जानवर और भूत प्रेत रहते हैं। वे निश्चित रूप से सभी देशों में फैले होंगे और उनकी संख्या मनुष्यों से भी ज्यादा होगी। किम यून को ये कल्पना करके डर लगा कि प्रमुख शहरों को घेरने वाले विभिन्न जानवर क्या क्या कर सकते हैं। उसने पूछा, ये सारे जानवर कहाँ से आए? इतने सारे जानवर होने के बावजूद क्या ये सब राक्षसी जानवरों से रूपांतरित हुए होंगे? यह नामुमकिन है। क्या इसका अमर कब्रिस्तान से कोई संबंध है? अध्याय 199। डू गुई ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हमें भी नहीं पता। हमारे लिए यह अभी भी एक रहस्य है। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में कई जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और हमारे पास पूरे क्षेत्र की खोज करने का कोई तरीका नहीं है। किम यून को एहसास हुआ कि आगे जिंदगी आसान नहीं होगी। शुक्र है, उसने पहले ही कई करोड़ क्रिस्टल सिक्के जमा कर लिए थे। किम यून, मुझे तुम्हें ये बताना है, अगर जानवरों का झुंड आ गया तो हमारी स्टार जुवान वू अकादमी को भी राक्षसी जानवरों से निपटने के लिए छात्रों को भेजना होगा। डू गुई ने आग्रह किया, उस समय सभी छात्रों का एक मिशन होगा। किम यून ने सिर हिलाया, अगर यह कोई भूतिया जानवर है तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। समस्या यह है कि बहुत संभव है कि वहाँ बहुत सारे दुष्ट जानवर हों। मुझे आश्चर्य है कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की गहराई में ऐसा क्या हुआ होगा कि इतने सारे जानवर अचानक प्रकट हो गए। डू गुई ने आह भरी और कहा, हमारे आने वाले दिन इतने अच्छे नहीं होंगे। डू गुई के पेड़ की गुफा से बाहर निकलते ही किम यून तुरंत उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक आत्मा सील मोती निकाला जिसमें एक निम्न श्रेणी की रजत अग्नि मार्शल आत्मा थी। मुझे जल्द से जल्द मार्शल स्पिरिट पर शिलालेख उकेरना सीखना होगा। मुझे अपनी स्वर्गीय सिंह भुजा के लिए एक मजबूत मार्शल स्पिरिट को निखारना होगा। किम यून ने इस मार्शल स्पिरिट को सोल सीलिंग पल से मुक्त किया और एक नक्काशीदार चाकू निकाला। उसने सिल्वर फायर मार्शल स्पिरिट पर एक भूत दमन स्पिरिट शिलालेख अंकित किया। आत्मा शोधन कला में योद्धा आत्मा पर अंकन प्रक्रिया का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ताबीज और कलाकृतियों पर अंकन प्रक्रिया के समान ही था। अंतर केवल इतना था कि किसी आत्मा पर अंकन करते समय योद्धा आत्मा और अंकन को एक साथ मिलाना पड़ता था। मार्शल स्पिरिट पर एक शिलालेख अंकित करने के लिए तकनीक का सार यह है कि शिलालेख को मार्शल स्पिरिट में समाहित कर दिया जाए। इस तरह शिलालेख मार्शल स्पिरिट के साथ घुल मिल जाएगा। किम यून ने आधे दिन तक कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उसे हवा से एक आत्मा का निशान बनाना था और वह उसे उस योद्धा आत्मा से जोड़ नहीं पा रहा था। मार्शल स्पिरिट हवा की तरह थी, तावीज बनाते समय इसे सीधे कागज या त्वचा पर उकेरना संभव नहीं था। इसलिए मार्शल स्पिरिट पर शिलालेख उकेरना बहुत मुश्किल था। हालांकि किम यून ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसे अपनी खोज के आधार पर समस्या का समाधान करना था। मेरी रहस्यमयी मार्शल स्पिरिट में एक प्रबल पुनर्योजी क्षमता प्रतीत होती है। शायद मैं मार्शल स्पिरिट के एक भाग को अलग करके उसे मुख्य शरीर के रूप में और रक्त आत्मा की शक्ति का उपयोग स्पिरिट शिलालेखों को संघनित करने के लिए कर सकूं। किम यून ने इसके बारे में सोचा, लेकिन वह केवल ऐसा विचार ही सोच सका। चलो इसे आजमाते हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। आत्मा शोधन तकनीक का उपयोग करके अपने काले सूरज मार्शल स्पिरिट का एक निशान निकाला। उसने सोचा कि मार्शल स्पिरिट के इस हिस्से को बाहर निकालना बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि काली मार्शल आत्मा की पुनर्जनन क्षमता वाकई बहुत मजबूत थी। वह उस अलग हुए हिस्से को तुरंत फिर से भर सकती थी। प्रसन्नता का अनुभव करते हुए किम यून ने अपनी मार्शल स्पिरिट की एक छोटी सी मात्रा को अपनी रक्त आत्मा की शक्ति में विलीन कर दिया। फिर उसने नक्काशीदार चाकू से सिल्वर फायर मार्शल स्पिरिट पर स्पिरिट का निशान ध्यान से अंकित किया और जल्द ही रक्त आत्मा की शक्ति सफलतापूर्वक मार्शल आत्मा से जुड़ जाती है और नष्ट नहीं होती। ये काम कर रहा है। जब किम यून ने इसे देखा तो वह मन ही मन खुश हुआ और गंभीरता से लिखना जारी रखा। मार्शल स्पिरिट पर स्पिरिट चिन्ह अंकित करने में बहुत समय और मेहनत लगी। किम यून को सिल्वर फायर मार्शल स्पिरिट में घोस्ट सप्रेशन स्पिरिट के चिन्ह को सफलतापूर्वक अंकित करने में पूरा दिन और रात लग गए। मैं भूत प्रेत दमन के शिलालेखों से इतना परिचित हूँ, फिर भी इसमें इतना समय लग गया। किम यून ने अपने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी अपनी सफलता देखकर उसे बहुत खुशी हुई।
आत्मा शिलालेखों के साथ सन्निहित मार्शल स्पिरिट को न केवल शरीर में बल्कि हथियार में भी एकीकृत किया जा सकता था। यद्यपि किम यून के पास 36 आत्मा शिलालेख थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जो मार्शल आत्मा में समाहित होने के लिए उपयुक्त थे। मुझे और अधिक आत्मा शिलालेख प्राप्त करने की आवश्यकता है। किम यून ने अग्नि मार्शल आत्मा को परिष्कृत किया, जो भूत दमनकारी आत्मा शिलालेख के साथ उसके भूत सिर आत्मा कृपाण में अंतर्निहित थी। स्पिरिट सेबर एक मानसिक शक्ति पर आधारित हथियार है और भूत जानवरों से निपटने के लिए सबसे अच्छा हथियार है। अब जब उसने भूत दमनकारी स्पिरिट शिलालेख को परिष्कृत कर लिया है, तो भूत जानवरों से लड़ने पर इसके प्रभाव और भी बेहतर होंगे। मेरी काली मार्शल आत्मा बहुत खास है और फिलहाल इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा और स्वर्गीय सिंह भुजाओं से इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। फिर मुझे अपनी स्वर्गीय सिंह भुजाओं को और मजबूत बनाना होगा। किम यून ने पहले ही एक योजना बना ली थी। पहला कदम था एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट को स्वर्गीय सिंह की भुजा में मिलाना। उसने जो मार्शल स्पिरिट्स खींची थीं, उनमें ये चांग चाओ की पर्पल गोल्ड थंडर मार्शल स्पिरिट सबसे अच्छी थी। चूंकि यह स्वर्गीय सिंह की भुजाओं के लिए एक मार्शल स्पिरिट है, तो मैं 2 स्पिरिट शिलालेख उकेरूंगा। किस तरह के स्पिरिट शिलालेख उकेरना अच्छा रहेगा? किम यून ने 36 आत्मा चिन्हों के बारे में सोचते हुए सोचा। स्वर्गीय सिंह भुजा और बैंगनी स्वर्ण वज्र मार्शल आत्मा ज्यादा उपयुक्त थे। स्वर्गीय सिंह कुलदेवता अग्नि से संबंधित है, इसलिए उस पर अग्नि चिन्ह अंकित होना आवश्यक है। बैंगनी स्वर्ण वज्र मार्शल स्पिरिट में अग्नि गुण कैसे हो सकता है और उसे स्वर्गीय सिंह की भुजा के साथ सफलतापूर्वक कैसे जोड़ा जा सकता है? मेरा स्वर्गीय सिंह भुजा अत्यंत शक्तिशाली है। ये किसी निम्न श्रेणी की आत्मा की कलाकृति का भी सामना कर सकता है। अगर मैं कीमिया चिन्ह उकेरूं, तो मैं कीमिया चिन्ह द्वारा प्राप्त उच्च तापमान के माध्यम से किसी के हथियार को नष्ट कर सकता हूं। किम यून ने उस धधकती हुई प्रकाश मुट्ठी के बारे में सोचा, जिसका इस्तेमाल कीमिया मार्क के साथ किया जा सकता था। उसकी स्वर्गीय सिंह भुजा हथौड़े जैसी है। अगर वह 6 शैली वाले फोजिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करे, तो वह हथौड़े के इस्तेमाल के बराबर होगा। ठीक है, चलो करते हैं। अपना निर्णय लेने के बाद किम यून ने एक बैंगनी सोने का आत्मा सीलिंग मोती निकाला जो चमक रहा था। इस आत्मा सील करने वाले मोती में बिजली दौड़ रही थी। ये बेहद हिंसक था और कोई भी बता सकता था कि यह बहुत ऊंचे दर्जे का है। ये सामान्य योद्धा आत्माओं से कहीं ज्यादा सक्रिय था। आराम करने के बाद किम यून ने मार्शल स्पिरिट को मुक्त करते हुए हंसी उड़ाई। फिर उसने काले सूर्य मार्शल स्पिरिट से आत्मिक शक्ति की कुछ किरणें निकाली और बैंगनी सुनहरे वज्र मार्शल स्पिरिट पर रेखाएं अंकित करना शुरू कर दिया। उसने अभी अभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में कदम रखा था, इसलिए वह अपनी साधना बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। कम से कम उसे अपनी सुनहरी हड्डियों के पूरी तरह स्थिर होने का इंतजार तो करना ही था। एक बार जब मैं 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, तो मेरी मार्शल स्पिरिट एक वज्र मार्शल स्पिरिट बन जाएगी, जो और भी शक्तिशाली होगी। उस समय मैं इसे मुक्त कर पाऊंगा और यूलैन से पूछूंगा कि वह इतनी सारी मार्शल स्पिरिट्स कैसे विकसित करती है। किम यून की 2 मार्शल आत्माओं के साथ उसके लिए साधना करना बेहद मुश्किल था। उसे ये भी उम्मीद थी कि उसकी मार्शल आत्मा उसके शरीर को छोड़ पाएगी। 2 दिन बाद आखिरकार उसने अग्नि चिन्हों को बैंगनी सोने की वज्र मार्शल स्पिरिट में जड़ दिया। नक्काशी जारी रखने से पहले उसने कुछ देर आराम किया। इस बार वह कीमिया शिलालेखों को उकेरना चाहता था। वह कीमिया संबंधी शिलालेखों से काफी परिचित थे, लेकिन जब उन्होंने मार्शल स्पिरिट को उकेरा तो उन्हें लगा कि यह बहुत अपरिचित है। सौभाग्य से अपने समृद्ध अनुभव के बल पर वह आसानी से दूसरा स्पिरिट मार्क बनाने में कामयाब रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इसे अच्छी तरह से संभालना था और फायर स्पिरिट मार्क में कोई बाधा नहीं डालनी थी। यह वही तर्क था जो आत्मा की कलाकृति पर दूसरे और तीसरे आत्मा के शिलालेखों को उकेरने के लिए था। सफलता तभी मानी जाएगी जब दोनों आत्मा के शिलालेखों की स्थिति तार्किक रूप से व्यवस्थित हो और शिलालेख एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। किम यून को अपना दूसरा स्पिरिट डायग्राम लिखने में काफी समय लगा। इस दौरान उसने कई बार आराम भी किया। कुछ दिन जल्दी ही बीत गए। किम यून ने बैंगनी सुनहरे वज्र मार्शल स्पिरिट के अंदर 2 स्पिरिट शिलालेखों को देखा। उसे एक उपलब्धि का एहसास हुआ। कुल 9 दिन बिताने के बाद आखिरकार वह इस मार्शल स्पिरिट में 2 स्पिरिट शिलालेखों को जड़ने में कामयाब रहा। चलो मार्शल स्पिरिट का मिश्रण शुरू करते हैं। यह आसानी से हो जाना चाहिए। किम यून ने अपनी बैंगनी सुनहरी बिजली जैसी मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित किया और अपने स्वर्गीय सिंह की भुजा में तैर गया। बैंगनी सोने की थंडर मार्शल आत्मा के उसके हाथ में प्रवेश करने के बाद उसके ऊपर स्वर्गीय शेर टोटेम तुरंत चमक उठा। गर्जन। अपनी बांह हिलाते हुए उसने एक धीमी आवाज निकाली, जिसने किम यून को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जुड़ने की प्रक्रिया कष्टदायक और कठिन होगी, लेकिन जब मार्शल स्पिरिट उनके हाथ में प्रवेश कर गई तो ऐसा लगा जैसे वह उनके हाथ से जुड़ गई हो और चमत्कारिक रूप से आपस में जुड़ गई हो। सफलता। ये टोटेम आत्मा ही होगी। मेरी भुजाएं सचमुच बहुत मजबूत हो गईं। किम यून ने अपनी मुठियां कस लीं क्योंकि उसे स्वर्गीय सिंह की अपार शक्ति का एहसास हुआ। अविश्वसनीय बात ये थी कि स्वर्गीय सिंह भुजा उसके हृदय की कंपनशील मार्शल स्पिरिट और उसके डेंटियन में मौजूद काले रंग की आंतरिक ऊर्जा से भारी मात्रा में आंतरिक शक्ति अवशोषित कर सकती थी। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा स्वयं एकत्रित कर रही थी। वाह। बिस्तर पर आराम करने से पहले किम यून मन ही मन उत्साहित था। वह पिछले कुछ दिनों से थका हुआ था। पर्याप्त आराम सभी पहलुओं में आराम करने के लिए विश्राम के दौरान जल्दी से मजबूत भी हो सकता है। स्टार जोवान वू अकादमी के अंदर हर छात्र गहन साधना में डूबा हुआ था।
वे सभी जानते थे कि जानवरों का एक बड़ा समूह क्लाउड ड्रैगन नदी पार कर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला को शान से छोड़कर मानव जगत में प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि कई शिक्षक भी बेचैनी की स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि अगर ये जानवर इंसानों की दुनिया में घुस गए तो भारी तबाही मच जाएगी। भविष्य में इंसान बाहर आजादी से घूम फिर नहीं पाएंगे। जहाँ तक प्रमुख साम्राज्यों और शक्तियों का प्रश्न है, उन्हें भी खनिज संसाधनों की रक्षा करनी थी। इसके अलावा जब जानवरों का झुंड आक्रमण करेगा तो सबसे शक्तिशाली और क्रूर जानवर निश्चित रूप से क्रिस्टल खदान पर कब्जा करना चाहेंगे। हर कोई जानना चाहता था कि अचानक इतने सारे खूंखार जानवर यहाँ क्यों आ गए। हालांकि यहाँ के इंसान बहुत कमजोर थे, इसलिए वे क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला का ठीक से पता नहीं लगा पा रहे थे। किन यून, जो आराम कर रहा था, अचानक एक दहाड़ से जाग गया। वह बिस्तर से उछलकर पेड़ के बिल की ओर दौड़ा। उसने हवा में एक 20-30 मीटर लंबा दोमुहा गिद्ध देखा। वह अपने विशाल पंख फड़फड़ा रहा था और चिलचिलाती धूप में मंडरा रहा था। डू गुई, हो जिंगफेग और कई अन्य स्टार जुवान वू अकादमी मार्शल कलाकार सभी उड़कर आए और 2 सिर वाले गिद्ध पर हमला कर दिया। पल भर में हवा में कई तरह की रोशनियां फूट पड़ीं। हवा की रंग बिरंगी लहरें उठीं, 2 मुंह वाले गिद्ध को ढंक लिया और स्टार जुवान वू अकादमी के ऊपर के आकाश को रंग दिया। किन यून ने अनेक मार्शल दाव क्षेत्र साधकों की शक्तिशाली आभा को महसूस किया और आश्चर्यचकित रह गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इतने सारे मार्शल दाव क्षेत्र विशेषज्ञों के हमलों के बावजूद विशाल 2 सिर वाले गिद्ध ने घबराहट में उड़ने से पहले केवल कुछ बड़े काले पंख गिराए। अगर इस स्तर के कुछ और उड़ने वाले जानवर आ जाएं, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में इस तरह के दुष्ट जानवर का अचानक प्रकट होना कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। किन यून ने उस दिशा में देखा जहां 2 मुंह वाला गिद्ध गायब हो गया था और उसके दिल का डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसे अचानक लगा कि इतने विशालकाय जीव के सामने इंसान अभी भी बहुत कमजोर हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का उद्देश्य कमजोर मनुष्यों को मजबूत बनाना, महान शक्ति प्राप्त करना और इन शक्तिशाली दुष्ट जानवरों और सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ना था। विशाल दोमुहे गिद्ध के प्रकट होने का मतलब था कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के भीतर के जानवरों का झुंड भी पास आ रहा था। उड़ने वाले जानवर सबसे पहले बाहर निकले। जमीन पर दौड़ रहे दूसरे जानवरों को उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अध्याय 200। डू गुई आसमान से नीचे उतरा और किन यून की पेड़ की गुफा में घुस गया। उसने कहा, किन यून, पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैंने पेड़ के नीचे तक जाने के लिए एक छेद भी बनाया है। वह जगह ज्यादा सुरक्षित रहेगी, तुम वहां जा सकते हो। किन यून ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, पहले वाला वह विशालकाय दोमुहा गिद्ध, क्या वह बहुत शक्तिशाली है? बहुत शक्तिशाली। अगर किसी मार्शल दाव क्षेत्र के साधक पर हमने इस तरह हमला किया होता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। जहाँ तक उस विशाल पक्षी की बात है तो वह बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा है। डू गुई के चेहरे पर भाव ठंडे थे। उन्होंने कहा, गिद्ध हमेशा झुंड में दिखाई देते हैं। हमें चिंता है कि और भी दोमुहे गिद्ध आएंगे, इसलिए हमें जल्दी से अवरोधक लगाना होगा ताकि आसमान से उड़ते हुए जानवर हम पर हमला न कर सकें। किन यून भी ऊपर से पेड़ के नीचे एक छेद में चला गया था। स्टार शोवान वू अकादमी के छात्र और भी घबरा गए थे। कुछ तो इस बात से भी चिंतित थे कि कोई विशालकाय उड़ने वाला जानवर उस बाधा को तोड़ देगा। इस दौरान शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के बारे में कोई निर्देश नहीं देते थे और हवा में गश्त करते रहते थे। जैसे ही हवा चलती, वे समय रहते अपनी चाल चल देते। किन यून पेड़ की जड़ों में बने एक गड्ढे में अपनी विभिन्न युद्ध कलाओं का अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी स्वर्णिम अस्थि को पहले ही प्रशिक्षित कर लिया था और उसका शरीर उससे भी अधिक शक्तिशाली और प्रचंड शक्ति का सामना कर सकता था। अगर वह अपने युद्ध कौशल को बढ़ा लेता तो उसे युद्ध कौशल से उत्पन्न शक्तिशाली शक्ति से अपने शरीर को होने वाली क्षति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे आश्चर्य है कि तियान किन शाही शहर कैसा होगा। पूरा साम्राज्य क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला द्वारा समर्थित है। अगर राक्षसों की भीड़ ने हमला किया तो क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पास के शहर बहुत जल्द घेर लिए जाएंगे। किन यून को शक्तिशाली दोमुहे गिद्ध जानवर की याद आई और वह मन ही मन चिंतित होने लगा। कई मार्शल आर्ट गुरुओं ने भी हाथ मिलाया, फिर भी गिद्ध को घायल नहीं कर पाए। अगर गिद्ध बड़े शहरों पर हमला करने निकल पड़ा तो पर्याप्त मार्शल दाव क्षेत्र साधकों के बिना उससे बचाव करना नामुमकिन होगा। खजाने के जंगल के बीचों बीच उस विशाल वृक्ष के नीचे एक हाथ वाला कठोर आदमी खड़ा था। उसके बगल में एक लंबा तगड़ा आदमी और एक सुंदर सजे धजे युवक खड़ा था। जी वुफेग, मुरोंग डेरन और हुओ जोंग सभी ट्रेजर फॉरेस्ट में प्रवेश कर गए। किन यून पेड़ के नीचे बने गड्ढे में साधना कर रहा था। तभी उसने हुओ जोंग की कर्कश आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। वह जल्दी से बाहर आया। बॉस जी, आप लोग यहाँ क्यों हैं? किन यून ने ग्रे रंग का लबादा पहना और पेड़ के बिल से बाहर निकला। जब उसने हुओ जोंग और उसके साथियों को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, भाई यून, हम विदाई देने आए हैं। जब जी वुफेग ने देखा कि किन यून पसीने से लथपथ था तो उसे पता चल गया कि वह अपनी साधना में कड़ी मेहनत कर रहा था। किन यून को समझ नहीं आया और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, अलविदा कहो। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम में से किसी ने भी स्टार जुवान वू अकादमी की परीक्षा पास नहीं की हो? मुरोंग डेरन मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। इतनी घटिया परीक्षा हमारे लिए मुश्किलें कैसे खड़ी कर सकती है? हम ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि हमारे शिक्षकों को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में प्रवेश के लिए चुना गया है, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। मुरोंग डेरन और हुओ जोंग के शिक्षक एक ही थे और वे काफी मजबूत थे।
वाइस प्रिंसिपल हो भी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जा रहे हैं? किन यू ने आश्चर्य से कहा, क्या ये जानवरों के झुंड के आक्रमण से संबंधित है? जी वुफेंग ने सिर हिलाया, हाँ। इसके अलावा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस अपनी समग्र शक्ति बढ़ाने की जल्दी में था, इसलिए उन्होंने 3 जुवान ग्रेड मार्शल अकादमियों से उत्कृष्ट छात्रों और शिक्षकों की भर्ती के लिए शर्तों में ढील दी थी। हुओ जोंग हंसा, मैं 4 महलों में नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली महल में जा रहा हूँ। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के 4 महलों के अलावा एक ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस भी है। इसकी जिम्मेदारी पैलेस मास्टर के पास है। सेंट पैलेस के अलावा बीस्ट मार्शल पैलेस भी है। मुरोंग के गुरु और मैं हमें साधना के लिए बीस्ट मार्शल पैलेस ले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के भीतर कुछ बहुत ही घमंडी ताकतें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बुरी नहीं हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी महल काफी अच्छा है, तुम लोग अंदर जरूर और मजबूत बनोगे। किन युन ने जी वुफेंग की ओर देखा और पूछा, भाई जी, तुम क्या कर रहे हो? जब मैं और मेरे गुरु ब्लू स्पिरिट पैलेस में प्रवेश करेंगे तो हम ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संत बन जाएंगे। जी वुफेंग मंद मंद मुस्कुराया, भाई यूं, अपनी प्रतिभा से आप भविष्य में ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में संत बन पाएंगे। क्या आपकी रुचि है? मुरोंग डैरन ने कहा, नीली आत्मा के महल में संत महल का दर्जा बहुत ऊंचा और रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि केवल 20 वर्ष से कम आयु के मार्शल कलाकार ही संत बन सकते हैं जो 9वें स्तर के मार्शल बॉडी तक पहुंच चुके हों। 30 वर्ष की आयु से पहले उन्हें मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। हालांकि सबसे बड़े भाई जी तलवार साधक होने के कारण केवल 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में ही हैं, फिर भी उन्हें एक अपवाद के रूप में भर्ती किया गया था। जी वुफेंग ने कहा, यांग शियुए और जियाओ युएलन भी ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संत बन सकते हैं। भविष्य में हम ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संतों को सभी को शक्तिशाली जानवरों से निपटना होगा। हुओ जोंग मुस्कुराया, भाई यूं, अब आप ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पूर्वी महल में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? इस तरह हमें भी साथ मिल जाएगा। पूर्वी महल के मुखिया शुई येहुई ने किन यून को आमंत्रित किया था, हालांकि उसने इस पर विचार नहीं किया था। किन यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जरूर जाऊंगा। अकादमी में सीखी जा सकने वाली हर चीज में महारत हासिल करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जरूर आऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी वुफेंग ने किन यू के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। एक साधारण विदाई के बाद जी वुफेंग और बाकी दोनों खजाने के जंगल से चले गए। दूर से एक और जानवर की दहाड़ सुनाई दी। शक्तिशाली और भयानक राक्षसों का झुंड धीरे धीरे पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी समय उस इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा जहां इंसान सक्रिय थे। तेज हवा और बादलों के साथ एक तनावपूर्ण और भयावह माहौल था जो जमीन को घेर रहा था और एक प्रचंड तूफान पैदा कर रहा था। यह अनगिनत दुष्ट जानवरों और भूतों द्वारा बनाया गया एक प्रचंड तूफान था। मैं ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जाऊंगा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में निश्चित रूप से मार्शल किंग लैन जियाओ द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट मौजूद थी। चूंकि किन यून ने स्टार यांग हॉट सूत्र की साधना की थी, इसलिए वह उन मार्शल आर्ट को बेहतर ढंग से समझ पाया होगा। इसलिए वह निश्चित रूप से ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जाएगा। इसके अलावा जब वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में प्रवेश करेगा तो वह किसी का शिष्य नहीं बनेगा। इसके बजाय वह शिलालेख द्वार की परीक्षा पास करेगा और शिलालेख द्वार का प्रमुख बन जाएगा और अन्य महल गुरुओं के बराबर का दर्जा प्राप्त करेगा। रात को डू गुई वापस लौटा। किन यून की तरह वह भी पेड़ के नीचे अपने गुफानुमा निवास में था। किन यून अपनी गुफा से बाहर निकला और आसमान की ओर देखा। कोई तारा नजर नहीं आ रहा था। पूरा आसमान बादलों की मोटी परत से ढका हुआ था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और वह अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा रही थी। डू गुई के पेड़ के खोखले में पहुंचकर उसने देखा कि डू गुई गंभीर भाव से हॉल में बैठा हुआ है। गुरुजी, अभी क्या स्थिति है? किन यून ने पूछा। राक्षसों का झुंड हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आ पहुंचा। क्लाउड ड्रैगन नदी पार करने के बाद उन्होंने सारे पहाड़ और जंगल तहस नहस कर दिए। वे बहुत खूंखार थे, डू गुई ने कहा। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में ढेरों खड़ी चट्टानें थीं। राक्षसों के झुंड के गुजरने के बाद उन्होंने उसे पूरी तरह से समतल कर दिया। बस यही सोचकर वह डर गया। गुरुजी, मेरे पास 45 करोड़ क्रिस्टल सिक्के हैं। मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जो मेरी साधना में सहायक हो। मुझे क्या खरीदना चाहिए? किन यून को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने डू गुई से पूछा। डू गुई ने एक पल सोचा और कहा, तुम अभी अभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी गोल्डन बोन दायरे में प्रवेश कर चुके हो। इस चरण के पहले भाग में तुम मुख्य रूप से गोल्डन बोन दायरे में प्रशिक्षण लेते हो और बाद के चरणों में तुम गोल्डन बोन दायरे के अंदर वज्र मज्जा का उपयोग करके अपनी मार्शल स्पिरिट को वज्र मार्शल स्पिरिट में परिष्कृत करते हो। किन यून के शरीर में स्वर्ण अस्थियों के 3 गहन ग्रंथ थे, लेकिन उन्हें उसके भौतिक शरीर का आधार नहीं माना जा सकता था। अब जब वह वज्र अस्थि की साधना शुरू कर सकता था तो इससे उसका शरीर अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता था। धातु की हड्डियों की साधना के बाद उन्हें आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और धीरे धीरे मांस और रक्त को वज्र में परिवर्तित किया जाता था। तभी कोई 7वें स्तर के मार्शल बॉडी के शिखर तक पहुंच सकता था। ये भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। डू गुई ने कहा, जुवान पॉइंट स्टो में वज्र स्पिरिट मैरो नामक एक औषधीय द्रव है। इस प्रकार की चीज प्राकृतिक रूप से बनती है और मार्शल दाव क्षेत्र के अंतिम चरण में परिष्कृत होने के बाद ही पूर्ण होती है।
यदि आप इस प्रकार के वज्र स्पिरिट मैरो को विसर्जित कर सकें तो यह आपके सुधार में कुछ सहायक होगा। जुबान पॉइंट शॉप, क्या मुझे इसके बदले जुबान पॉइंट चाहिए? किन यून के पास एक भी जुबान पॉइंट नहीं था। डू गुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें सिर्फ जुबान पॉइंट्स की ही नहीं, क्रिस्टल कॉइन की भी जरूरत है। जुबान पॉइंट स्टोर में सबसे महंगी चीजें खरीदने के लिए आमतौर पर तुम्हारे जुबान पॉइंट्स की एक निश्चित मात्रा होनी जरूरी है, तभी तुम उन्हें क्रिस्टल कॉइन्स से खरीद पाओगे। किन यून अब समझ गया था कि जुबान पॉइंट्स को सीधे मूल्यवान चीजों से नहीं बदला जा सकता। एक निश्चित संख्या तक पहुंचने के बाद ही वह मूल्यवान साधना संसाधन और आत्मा कलाकृतियां खरीदने के योग्य होगा। जुबान पॉइंट स्टोर में कई दुर्लभ खजाने थे और इन्हें सिर्फ ढेर सारे क्रिस्टल सिक्कों से नहीं खरीदा जा सकता था। इसके लिए पर्याप्त जुबान पॉइंट्स की भी जरूरत होती थी। गुरुजी, क्या मैं किसी से इसे खरीदवा सकता हूँ? किम यून ने पूछा। डू गुई मुस्कुराया और कहा, ये संभव है, लेकिन वज्र स्पिरिट मैरो जिसे आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए आपको 200 मिलियन जुबान पॉइंट्स जमा करने होंगे और फिर इसके बदले में 100 मिलियन जुबान पॉइंट्स और 10 मिलियन क्रिस्टल सिक्कों का उपयोग करना होगा। किम यून हक्का बक्का रह गया। स्टार जुबान वो अकादमी में इतने सारे जुबान पॉइंट वाले लोग बहुत कम थे। डू गुई ने आगे कहा, फिलहाल 20 करोड़ जुबान पॉइंट्स वाले ज्यादा छात्र नहीं हैं। जियाओ यांगलोंग, किन जेंग फेंग और क्यूयू उनमें से कुछ हैं। जियाओ युएलन और यांग शियू भी ऐसा ही कर पाएंगे। हालांकि वज्र स्पिरिट मैरो सिर्फ हमारी स्टार जुबान वू अकादमी के पास ही है। ये खास तौर पर स्टार जुबान वू अकादमी के छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है। गुरुजी, जियो यांग लॉन की संपत्ति रैंकिंग में 1 अरब जुबान अंक हैं। क्या हो रहा है? किन यू को याद आया कि जियो यू मेई ने पहले क्या उल्लेख किया था और पूछा। उसके पास 1 अरब जुबान पॉइंट हुआ करते थे, इसलिए धन सूची इसी रैंकिंग पर आधारित है। वह इतनी कम उम्र में मार्शल दाओ क्षेत्र में प्रवेश कर पाया। इसका कारण ये भी है कि उसके पास ढेर सारे संसाधनों के बदले में ढेर सारे जुबान पॉइंट हैं। डू गुई ने कहा, तो बात ऐसी ही है। लगता है यू लैन और टीचर यांग एक ही हैं। जुबान पॉइंट्स पाने के लिए उन्होंने जरूर बहुत मेहनत की होगी। हालांकि किन यू के पास ढेर सारे क्रिस्टल सिक्के थे, लेकिन उसके पास वज्र स्पिरिट मैरो के बदले में जुबान पॉइंट्स की कमी थी। डू गुई जोर से हंसा। तुम्हारी ताकत कमजोर नहीं है और तुम्हारे पास क्रिस्टल के सिक्के भी काफी हैं। अगर तुम काफी जुबान पॉइंट्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा और बस समय की बात है। तुम सिर्फ 16 साल के हो, है ना? इतनी जल्दी क्या है? किन यू थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पूर्वी महल में जल्दी जाना चाहता था और शिलालेख द्वार का मास्टर बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता था। डू गुई ने देखा कि किन यू कोई चाल चलने वाला है और कहा, किन यू, जब जानवरों का झुंड आएगा तो हमारी अकादमी निश्चित रूप से छात्रों के लिए कई कामों का प्रबंध करेगी। उस समय आप राक्षसी जानवर को मारकर बड़ी संख्या में जुबान पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। किन यू बस इंतजार कर सकता था। अगर ऐसा हुआ तो उसे लगा कि वह जल्दी से ढेर सारे जुबान पॉइंट हासिल कर लेगा। इस समय उसने क्यूयू द्वारा बनाई गई टीम जैसी ही एक टीम की भी कल्पना की जो दुष्ट जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने में माहिर होगी। ये टीम क्यूयू को जल्दी से जुबान पॉइंट हासिल करने में मदद कर सकती थी। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था।